Hello everyone, myself Nitesh Rajput. Uh, let's wait for some more interested promoters join us. Then we'll start. Good afternoon everyone. Let's start the PPT. हम सब यहाँ पे एक प्रपोजल के लिए हैं यहाँ पे बेसिकली फॉर न्यू स्टार्टअप और एक्सपेंशन इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. सो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की जो स्कीम्स हैं लाइक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PFME. सो आज मैं आपको उसका एक आपको छोटा सा प्रेजेंटेशन देता हूँ, स्कीम की ब्रीफ देता हूँ जो आपको सपोर्ट करेगा इन फ्यूचर सब्सिडी क्लेम करने के लिए और बैंकेबल जो भी इश्यूज हैं आपके. हम एक छोटा सा आफ्टर दिस PPT हम एक छोटा सा उसका डिस्कशन कर लेंगे जिसको जो इश्यूज होगा वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे सबका. तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे. प्रधानमंत्री पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ऑनगोइंग सब्सिडी स्कीम चल रही है अभी. और उसमें ये जो स्कीम है बेसिकली दिस स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंड लार्ज एंटरप्रेन्योर्स सबके लिए है बेसिकली ये स्कीम. जो एक न्यू प्रमोटर अगर कोई फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी है. इफ समबडी वांट्स टू एक्सपेंड हिज बिजनेस तो उसके लिए भी है. तो स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में, आपके इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, मेगा फूड पार्क ये एक लार्ज स्केल बिजनेसमैन के लिए है. तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज दिस सेमिनार फॉर स्टार्टअप एंड एक्सपेंशन दिस वेबिनार. तो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे. क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड क्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर APC इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और ऑपरेशन ग्रीन के बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस वेबिनार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोल्ड चेन से स्टार्ट करते हैं. कोल्ड चेन स्कीम के अंदर हमें 10 करोड़ तक सब्सिडीज मिलती हैं. इसमें दो आपके मेन आपको जो सब्सिडीज मिलती है फॉर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपको 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन जनरल एरिया एंड 50% इन नॉर्थ ईस्ट हिली एंड डिफिकल्ट एरिया में आपको फंडिंग मिलती है. और वहीं पे अगर आप फूड प्रोसेसिंग इसमें इन्वॉल्व करते हो, इसके साथ आप सपोज एक पूरा चेन में आप फूड प्रोसेसिंग भी करते हो तो वही सब्सिडी आपको 50% फॉर जनरल एरिया एंड 75% फॉर नॉर्थ ईस्ट हिली एंड डिफिकल्ट एरिया, जिसका मैक्सिमम ग्रांट रहता है 10 करोड़. जो इसकी एलिजिबिलिटी है, इसके अंदर कौन एप्लीकेशन डाल सकता है, क्या कंडीशंस हैं, एज आपके स्क्रीन के सामने है.
सेंट्रल एंड स्टेट PSU, ज्वाइंट वेंचर, FPO, NGOs, कॉर्पोरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आपके जो होते हैं कॉर्पोरेट एंटिटी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, इसके अंदर एप्लीकेशन डाल सकता है, इसके अंदर एप्लीकेशन पुटअप कर सकते हैं। इसके अंदर इसमें एक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर एक बहुत एक पॉइंट है कि हर स्कीम के अंदर जो SC और ST प्रमोटर होता है, जिसका 100% स्टेक्स होता है, उस एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ फूड स्पेशल ट्रीट करता है, उसको एज अ डिफिकल्ट एरिया ट्रीट करता है। यानी कि अगर आप किसी जनरल एरिया में अगर आप अपने प्रपोजल को सेटअप करते हैं, सपोज प्लेन एरिया में जो नॉर्मल एक जनरल एरिया है, तो वहां पे आपको अगर सब्सिडी किसी जनरल पर्सन को 35% मिलेगा, वहीं पे कोई SC ST प्रमोटर जो उस कंपनी का 100% स्टेक ले रहा हो, तो उस कंपनी को जो मिनिस्ट्री है वो ट्रीट करेगी डिफिकल्ट एरिया के हिसाब से, और उसको फंडिंग करेगी 50%, और मैक्सिमम फंडिंग उसको किया जाएगा। और आगे चलते हैं इसके बारे में। Combined net worth of promoter and proposal stakeholder should not be less than 1.5 times of the grant fund. तो जैसे इसमें अगर हमें 10 करोड़ की सब्सिडी हमें क्लेम करनी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड से, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो 10 करोड़ का ही रहता है, और अगर हमें इसके अंदर 10 करोड़ की सब्सिडी अगर क्लेम करनी है, तो हमारा जो नेटवर्क होना चाहिए, हमारे पास एसेट्स होने चाहिए, फिक्स एसेट्स होने चाहिए, वो 1.5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। यानी कि 10 इंटू 1.5 आपका, यानी कि 15 करोड़ के आसपास आपका होना चाहिए, आपका नेटवर्क होना चाहिए, तभी आप 10 करोड़ करोगे। अगर आपका 10 करोड़ का नेटवर्क आता है तो आप 7 करोड़ करोगे, 7.5 करोगे, तो वैसे ही रहेगा। मिनिस्ट्री आपको जो फंडिंग करेगी वो आपके नेटवर्क के बेसिस पे ही करेगी। अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो आप कोल्ड चेन के अंदर एप्लीकेशन पुटअप नहीं कर सकते। अगर आप न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, आपका कोई नेटवर्क नहीं है, देन दिस स्कीम इज नॉट फॉर यू। अगर आपका ऑलरेडी आपके पास फिक्स एसेट्स हैं, आप सप्लाई चेन में आना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट स्कीम फॉर यू। तो टर्म लोन हमारे पास होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि मिनिस्ट्री जो सब्सिडी देती है वो लोन्स के बेसिस पे ही देती है, और आपको लोन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि हम बिना लोन के क्या सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। तो हम बिना लोन के कोई भी सब्सिडी हम नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो हमें कम से कम 20% लोन लेना ही पड़ेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। एंड नेक्स्ट इज कोल्ड चेन स्कीम में जो इसमें आपका बेसिकली जो इम्पोर्टेंट आपका कंपोनेंट है इसके अंदर, एक आपका फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, एक रेफर ट्रांसपोर्ट है, इरिगेशन फैसिलिटी कैन बी सेटअप एज स्टैंड अलोन फैसिलिटी। तो जो फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट्स बेसिकली, मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ देता हूँ कि कोल्ड चेन होता क्या है बेसिकली। तो ये जो कोल्ड चेन होता है, ये गवर्नमेंट आपको जो फंडिंग करी वो सिर्फ पेरिशेबल आइटम पे करती है, जिसमें रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल होता है। और ये आपको डायरेक्ट, आप कोई क्रॉप, सपोज आप मिल्क ले रहे हैं, डायरेक्ट फार्मर से ले रहे हैं, आपने कलेक्शन सेंटर बनाया, वहां से आपने मिल्क कलेक्ट किया और एनी पेरिशेबल आइटम कलेक्ट किया वहां पे, एंड आपने रेफ्रिजरेशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको आपने अपना ट्रांसपोर्ट किया, आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन हब बनाया, वहां पे आपने इसको रखा, अपना मिल्क रखा, तो कोई पेरिशेबल आइटम वहां पे स्टोर करके रखा, एंड उसके बाद वहीं पे आपने उसको प्रोसेस किया। आफ्टर प्रोसेसिंग आप उसको आगे विद रेफ्रिजरेशन वैन के थ्रू, रेफर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप उसको लेके फॉरवर्ड लिंकेजेस करते हैं वहाँ पे। और इन फॉरवर्ड लिंकेजेस आप अपने आउटलेट्स बना सकते हैं या आप सप्लाई कर सकते हैं किसी को। तो इस पूरे चेन को हम, जो पूरा रेफ्रिजरेशन चेन चलता हुआ आ रहा है, हमसे कोल्ड चेन कहेंगे। तो बेसिकली फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, जब हम फार्म लेवल जो हमने वहाँ पे कलेक्शन सेंटर बनाया, उसके अंदर हमारे पास वहाँ पे होना चाहिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस with facility of weighing, sorting, grinding, packing and waxing etc, pre-cooling units, CA, cold storages, IQF etc। जो भी और अदर अगर रेफ्रिजरेशन का पार्ट यूज होता है तो गवर्नमेंट उसको फंडिंग करती ही करती है वहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन हब में हमारे पास क्या होना चाहिए, हब विद मल्टी प्रोडक्ट्स, मल्टी टेम्परेचर, कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज, variable humidity chambers, packing facility, CIP fog, treatment, IQF, blast freezer एंड एक्सेट्रा। रेफर वैन में आपका आ जाता है मोबाइल प्री कूलर, रेफर ट्रक्स, इंसोलेटेड टैंकर्स,
suitable for transportation of perishable agriculture, horticulture, dairy, meat, fish, जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया। नाउ अब हम दूसरी स्कीम पे आते हैं, ये था कोल्ड चेन। अब हम दूसरी स्कीम पे आते हैं जिसे हम कहेंगे कि दिस स्कीम इज फॉर न्यू प्रमोटर। अगर आप अपने बिजनेस में एक नया यूनिट सेटअप करना चाहते हैं और आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो वो तो था कोल्ड चेन इज फॉर ओनली पेरिशेबल आइटम, और ये जो है ये हर क्रॉप के लिए है। इसे हम कहते हैं स्कीम फॉर क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी यूनिट स्कीम बेसिकली। तो जो इसमें जो हमें सब्सिडी मिलती है 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जो एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो वर्ड है, वो एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है अपना प्लांट एंड मशीनरी एंड टेक्निकल सिविल वर्क। तो उसका 35% हमें इसमें सब्सिडी मिलती है, मैक्सिमम 5 करोड़ फॉर जनरल एरिया। और वहीं पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट एरिया जाते हैं, हिली एरिया जाते हैं, डिफिकल्ट एरिया जाते हैं, वहां पे वही 35% हमारा 50% बन जाता है, और मैक्सिमम हमारा 5 करोड़ ही रहता है, और सेम हमें एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे ही 50% मिलता है। अब इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है और इसकी कंडीशंस क्या है? इसके अंदर सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू, जॉइंट वेंचर, एफपीओ, एनजीओ, कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, हर कोई इसके अंदर जो इंडिया इसके अंदर आपका एलिजिबल है। इसमें प्रोमोटर इक्विटी जो होना चाहिए वो 20% होना चाहिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का फॉर जनरल एरियाज और फॉर जनरल कैटेगरी, और 10% होना चाहिए, जो मिनिमम रहेगा 10% होना चाहिए कम से कम फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, डिफिकल्ट एरियाज लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और SC/ST प्रमोटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि SC/ST को यहाँ पे भी बेनिफिट दिया जा रहा है। जो SC/ST है उनको स्पेशल इसमें कंसीडर किया जाएगा केसेस को, और उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो मैक्सिमम ही मिलेगा, यानी कि 5 करोड़ मिलेगा लेकिन 50% मिलेगा उनको। नेक्स्ट आपका आ गया मैक्सिमम एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो मैक्सिमम एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए वो जो जनरल एरिया है वहाँ 3 करोड़ होना चाहिए, एंड जो नॉर्थ ईस्ट है, डिफिकल्ट एरियाज है, और जो SC/ST के लिए है वो आपका 1 करोड़ होना चाहिए। यानी कि जो आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट टोटल है, जो आपका जो एक जनरल कैटेगरी के लिए अंदर, मतलब कि एक प्लेन स्टेट में या जनरल कोई भी है, कोई अपना प्लांट सेटअप करना चाहता है, तो उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए प्लांट एंड मशीन या टेक्निकल सिविल वर्क मिला के 3 करोड़ प्लस होना चाहिए, तब जाके मिनिस्ट्री उसको एंटरटेन करेगा। और वहीं पे अगर कोई SC/ST है, कोई डिफिकल्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट है, हिमालयन स्टेट्स है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, तो वहां पे आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 1 करोड़ भी है, या कोई SC/ST प्रमोटर अपना जनरल प्लेन एरिया में भी अगर कोई प्रोजेक्ट सेटअप करता है, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट, एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ प्लस होता है, तो मिनिस्ट्री उसको एंटरटेन करेगी, उसके एप्लीकेशन को कंसिडर करेगी। The term loan should be at least 20% of the project cost. Sanction of term loan should not be prior date of advertisement of EOI. सेम इसमें भी आपका जो मिनिमम, जो आपको कम से कम जो आपको टर्म लोन लेना है वो कम से कम आपका 20% का होना ही चाहिए। और उसके बाद तो जो मिनिमम हमारा टर्म लोन होना चाहिए वो 20% कम से कम होना चाहिए। ओके, इसके अंदर कौन कौन से एलिजिबल सेक्टर्स हैं जो इसके अंदर एप्लीकेशन पुटअप कर सकते हैं इफ यू वांट टू स्टार्ट अप। तो आप इन इसके अंदर जो गवर्नमेंट जिनको जिस प्रपोजल को कंसिडर करेगा वो लिस्ट यहाँ पर है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग को मिनिस्ट्री ऑफ फूड कंसिडर करेगा अगर आप उसके अंदर डालते हो, एप्लीकेशन पुटअप करते हो। मिल्क प्रोसेसिंग को कंसिडर किया जाएगा, मीट, पोल्ट्री, फिश प्रोसेसिंग को कंसिडर किया जाएगा, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड को कंसिडर किया जाएगा, प्रोडक्ट, ब्रेकफास्ट, सीरियल्स, स्नैक्स, अदर फूड प्रोडक्ट्स को भी कंसिडर किया जाएगा, फ्लोर, पल्सेस, ऑयल, शीट्स, मिलिंग को कंसिडर किया जाएगा, राइस मिलिंग, प्रेफरेंस टू ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये आप याद रखिए, प्रेफरेंस टू मतलब सबसे, मतलब कि जो राइस मिलिंग होगा उसको सबसे पहला इंपॉर्टेंस दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपका कहीं और आप राइस मिल सेटअप करते हैं तो वहां पे उसको इतना कंसिडर नहीं किया जाएगा जितना कंसिडर नॉर्थ ईस्ट को किया जाएगा।
other agri horticulture other agri horticulture sector including spices, coconut, mushroom, soybean, honey, उसको भी प्रपोजल कंसिडर किया जाएगा। फ्रूट्स, हनी बेस्ड वाइन्स को भी कंसिडर किया जाएगा। नेचुरल फूड फ्लेवर एक्सर्ट्स, फूड कलर्स एंड एक्सेट्रा, नॉट आर्टिफिशियल, इनको भी कंसिडर किया जाएगा। एनिमल फीड प्लांट्स टू बी सेटअप इन मेगा फूड पार्क एंड एपीसी। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल फीड प्लांट टू बी सेटअप इन मेगा फूड पार्क एंड एपीसी। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो फंडिंग करता है वो ह्यूमन कंज्यूमर आइटम और जो एनिमल कंज्यूमर आइटम सबको करता है, फंडिंग करता है जो प्रोसेस फूड होता है बेसिकली। लेकिन जो आपका एनिमल फीड, अगर कोई आप सोच रहे हो कि आप किसी प्लेन एरिया में एनिमल फीड आप लगाओगे एंड वहां पे आपकी प्रपोजल कंसिडर किया जाएगा कि एनी रीजन, एनी हाउ रीजन, तो नहीं किया जाएगा। इट मे बी कंसिडर ओनली इन मेगा फूड पार्क एंड एपीसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने अपने एक डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स एंड एक मेगा फूड पार्क इन्होंने इशू किया हुआ है, जो आपको एक सिलेक्टिव फूड पार्क्स एपीसी जो जिन्होंने इनको फंड किया हुआ है, मिनिस्ट्री ने फंड भी दिया हुआ है इनको। ये गवर्नमेंट के खुद के सेटअप किए हुए फूड पार्क्स हैं जिनमें प्राइवेट प्रमोटर्स ने भी किया है और गवर्नमेंट ने फंडिंग लेके किया है। तो आप इसकी लिस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड की वेबसाइट पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप जाके देख सकते हैं। और अदरवाइज आप मुझे मेल करें, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो यहाँ पे जाके आप अगर कोई आप एनिमल फीड का कोई प्लान सेटअप करना चाहते हैं तो आपको स्पेशली वहाँ जाके आपको सेटअप करना पड़ेगा। वो हर स्टेट के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होता है, तो आप जाएंगे आपको मिल जाएगा एज पर योर जो भी कन्वीनियंट है, आप जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम, एपीसी स्कीम। हम इसे मिनी फूड पार्क भी कहते हैं बेसिकली। ये स्कीम जो है ये मेगा फूड पार्क का एक छोटा सा वर्जन है, इसको छोटा किया गया है क्योंकि मेगा फूड पार्क में जैसे आपको पता होगा कि 50 एकड़ जमीन चाहिए होती है कम से कम। इफ एनीवन वांट टू सेट अप मेगा फूड पार्क तो उसको 50 एकड़ जमीन चाहिए होती है। और यहीं पे मिनी फूड पार्क में सिर्फ हमें 10 एकड़ जमीन चाहिए, जो मैक्सिमम हमें रिक्वायरमेंट है। कम से कम मतलब कि मिनिमम हमारे पास कम से कम 10 एकड़ जमीन एक सिंगल पैच में हो और उसका सीएलई हो, चेंज ऑफ लैंड यूज हो, उसका वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए चेंज हो। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड फंडिंग करता है वो करता है 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट। सेम इसमें मैंने आपको बताया प्लांट एंड मशीनरी एंड टेक्निकल से होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी इसमें क्या होगा, क्योंकि इट्स नॉट अ प्रोसेसिंग, इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है इसमें। ये एक कॉमन लैंड, एक सिंगल लैंड होता है, सिंगल पैच ऑफ लैंड होता है, इसको आप डेवलप करते हैं। लाइक इसमें कोल्ड स्टोरेज सेटअप करते हैं, इसके अंदर आप वेयर हाउस सेटअप करते हैं, इसके अंदर आप सॉर्टिंग ग्राइंडिंग मशीन लगाते हैं, और जो भी आप रेफ्रिजरेशन का सिस्टम, जो भी आप एक प्रिजर्व करने के लिए, एक फूड को प्रिजर्व करने के लिए कर सकते हैं, लाइक ईटीपी, एसटीपी, जो भी वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो आप इसके अंदर सेटअप करते हैं। उन सबको कंसिडर करती है मिनिस्ट्री। एंड जो आपको फंडिंग करती है 35% फॉर जनरल एरिया एंड 50% फॉर नॉर्थ ईस्ट हिली एंड डिफिकल्ट एरिया एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹10 करोड़। जो सेम इसमें वही है, आपका 35% आपको जनरल एरिया में जाएगा, 50% आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाएगा और मैक्सिमम इसमें आपको 10 करोड़ मिलेगा। अब इसके अंदर आपको कुछ इसकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, आप देखिए इसमें क्या क्या है और इसमें कौन कौन एप्लीकेशन पुटअप कर सकते हैं। सेंट्रल स्टेट पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन जॉइंट वेंचर बना के आप कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस कर सकते हैं, एनजीओस कर सकते हैं, कॉर्पोरेटिव कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म कर सकता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म कर सकता है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो कंसिडर जो इस एप्लीकेशन को किया जाएगा, जहां पे जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस स्टेट में एपीसी नहीं, तो वहां पे इस एपीसी को कंसिडर किया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही एपीसी रहेगा, और अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में मेगा फूड पार्क है और कोई डेजिग्नेटेड फूड पार्क है, तो वहां पे एपीसी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आप एपीसी सेटअप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रेंटल आता रहे, आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहे, तो दिस इज द बेस्ट स्कीम। अगर आप ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन में हैं, आप बिल्डिंग्स रेडी करते हैं, आपको डेवलपमेंट का आपको नॉलेज है, तो आप इसके अंदर जाके आप कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न होता है। Only one agro processing cluster will be sanctioned in district. एक डिस्ट्रिक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे मिनिस्ट्री चलती आ रही है कि एक बार में एक ही प्रोडक्ट को एक ही डिस्ट्रिक्ट एक ही को सेंक्शन करता है ये। तो वन एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर विल बी सेंक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट।
अब इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि हर कोई एलिजिबल होता नहीं है हर स्कीम्स के लिए। तो कंबाइंड नेटवर्क ऑफ प्रमोटर proposed stakeholder should not be less than 1.5 times of the grant। सेम जो हमारा कोल्ड चेन में था, इफ अगर हमें 10 करोड़ चाहिए तो हमारा जो नेटवर्क होना चाहिए वो 1.5। मैं आपको थोड़ा नेटवर्क के बारे में बताना चाहूँगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क। जो नेटवर्क होता है वो आपके पास एसेट्स होते हैं, मतलब आपके एसेट्स, आपके फिक्स एसेट्स, लाइक आपकी लैंड हो गई, लैंड का सर्कल वैल्यू हो गया, आपका आपके प्रॉपर्टीज हो गई, आपका बिजनेस हो गया, आपका आपकी एफडीज हो गई, आपका बॉन्ड हो गया, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया आपका। तो उन एसेट्स को मिला के वो एटलीस्ट वन, अगर 10 करोड़ है तो 1.5 यानी कि 15 करोड़ के नियर बाई और 12.5 करोड़ के नियर बाई आपका होना चाहिए बेसिकली। प्रोमोटर इक्विटी contribution should not be less than 20% of project cost in general area and 10% in hilly and difficult and island areas। अब जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, सपोज आप अपने पॉकेट से जो पैसा देंगे वो कम से कम 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए जनरल एरिया के लिए, और 10% होना चाहिए डिफिकल्ट एरियाज के लिए। और कोई आइलैंड, लाइक आइलैंड आपका अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप, मतलब जो भी छोटे मोटे आइलैंड्स हैं आपका, वहां पे अगर आप करना चाहें। सेम टर्म लोन शुड बी एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। सेम जो अब मिनिस्ट्री का जो पैटर्न चलता आ रहा है, मिनिस्ट्री ने क्लियरली हर स्कीम में करा हुआ है कि कम से कम 20% आपको लोन लेना ही है, किसी भी नेशनलाइज बैंक से और एनबीएफसी से आप ले सकते हैं, या किसी प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं, एनबीएफसी से ले सकते हैं आप लोग, और कम से कम 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका होना चाहिए। सेम मैक्सिमम लैंड एरिया 10 एकर्स इन सिंगल पैच, जैसे मैंने आपको बताया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट टू बी सेटअप 5 कैन अवेल ग्रांट अंडर यूनिट स्कीम। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मिनिस्ट्री ऑफ फूड को अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं मिनी फूड पार्क का, इन एट द सेम टाइम हमारे पास 5 इंटरेस्टेड प्रमोटर्स होने चाहिए जो हमारे वहाँ पे हमारे फूड पार्क में आके इन्वेस्टमेंट करें और 5 यूनिट सेटअप करें, फूड पार्क की यूनिट सेटअप करें। और इसमें भी जो सबसे पहले कंसिडर किया जाता है, सबसे जो पेरिशेबल आइटम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है इसके अंदर। अगर कोई बड़ा एंटिटी है, कोई बड़ी कंपनी है एंड वो अपना खुद का फूड पार्क लगाना चाहता है, तो वो खुद के अपने ही यूनिट्स भी सेटअप कर सकता है, तो उस गवर्नमेंट उसको भी छूट देता है, यानी गवर्नमेंट उसको भी फंडिंग देता है। तो देयर इज, उसमें कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25 करोड़, कम से कम मिनिमम, सॉरी इट्स अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25 करोड़। तो कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का होना चाहिए इसके अंदर। स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ क्लस्टर, आपका क्लाइमेट क्लस्टर होना चाहिए वहाँ पे। सपोज आपने एपीसी सेटअप किया, आपने जो वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप की है, तो वो जो वाइबिलिटी प्रपोजल की आएगी वो आपके एग्रो क्लाइमेट या स्टेट वाइज आपके क्लस्टर के बेसिस पे आएगी, एग्रो क्लस्टर के बेसिस पे आएगी कि वहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज का है और उस चीज को आप वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लैंड, प्री ऑपरेटिव एंड मार्जिन मनी ऑफ वर्किंग कैपिटल टू बी एक्सक्लूड। जो आपका कॉस्ट ऑफ लैंड होगा, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस होगा, मार्जिन मनी होगा, वर्किंग कैपिटल होगा, ये आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट या एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा इन हर स्कीम के अंदर। नॉट इन दिस एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। अगर हम कोल्ड चेन के अंदर जाते हैं तब भी इसको हम फॉलो करते हैं, अगर हम यूनिट स्कीम के अंदर जाते हैं तब भी फॉलो करते हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फूड की किसी भी स्कीम के अंदर जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड आपको कभी भी कॉस्ट ऑफ लैंड, प्री ऑपरेटिव, मार्जिन मनी और वर्किंग कैपिटल के ऊपर आपको फंडिंग नहीं देता है, उसको इंक्लूड, उसको एज अ प्रोजेक्ट एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं मानता। प्रमोटर ऑफ मेगा फूड पार्क आर नॉट एलिजिबल अप टू 2 years of completion प्रोजेक्ट। अगर कोई किसी का मेगा फूड पार्क है एंड वो मिनी फूड पार्क भी सेटअप करना चाहता है, जब तक उसका पार्क सेटअप नहीं हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक वो 2 साल के लिए इसको सेटअप नहीं कर सकता है। ये मिनी फूड पार्क के लिए नहीं आ सकता है किसी। नाउ ये जो अब हम दूसरी स्कीम के लिए आते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस स्कीम। जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस स्कीम है, ये एक मिनी फूड पार्क का
एक कोल्ड चेन का छोटा वर्जन है बेसिकली, आप समझिए इसको कि ये कोल्ड चेन जो होता है उसको हमने श्रिंक किया है, क्योंकि कोल्ड चेन के अंदर हर कोई इजिली एलिजिबल नहीं हो पाता है, न्यू प्रमोटर एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें नेटवर्क आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड आपसे नेटवर्क मांगती है, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंदर। आई थिंक मतलब आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पेरिशेबल आइटम होना चाहिए, कुछ क्रॉप्स उसके अंदर एलिजिबल नहीं होते हैं, तो उसको कंसिडर करने के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस स्कीम्स निकाली है। तो इस स्कीम के अंदर जो असिस्टेंस होता है ये भी सेम सप्लाई चेन है। इस स्कीम के अंदर जो असिस्टेंस होता है 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर जनरल एरिया, 50% फॉर नॉर्थ ईस्ट हिली एंड डिफिकल्ट एरिया सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹5 करोड़। सेम आपका 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट एज आई ब्रीफ यू अर्लियर। जो आपका एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है वो होता है आपका प्लांट एंड मशीनरी एंड टेक्निकल सिविल वर्क। उसका जो टोटल कॉस्ट का जो आपको मिलता है इसमें तो आपको 35% आपको दिया जाता है इसके अंदर बेसिकली। एंड जो आपको जनरल एरिया में आपको 35 मिलेगा, सेम आपको अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया और आप SC/ST प्रमोटर हैं तो वहां पे आपको 50% मिलेगा। अब इसमें जो एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल, स्टेट, PSU, जॉइंट वेंचर, फार्मर, एक इंडिविजुअल फार्मर कैन कम एंड वो भी इसको सेटअप कर सकता है। FPOs आल्सो देयर, NGOs कर सकती हैं, कॉर्पोरेटिव्स कर सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी कर सकती है, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज कर सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP जो आपका कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं LLP होता है वो कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म कर सकता है, प्रॉपर्टीशिप फर्म कर सकता है। अच्छा, जैसे ही कोल्ड चेन के अंदर हमें नेटवर्क की नीड होती है, इसके अंदर हमें कोई नेटवर्क की नीड नहीं है। ओके, एंड हु कैन अप्लाई? अब इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? सेम हियर प्रमोर, जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेसिंग यूनिट है वो उसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आपने पहले मिनिस्ट्री ऑफ फूड से फंड लिया है तब भी आप ले सकते हैं इसके अंदर, सॉरी नहीं ले सकते हैं इसके अंदर, एक्सपेक्ट दोज हु हैव अवेल्ड MOPR ग्रांट अर्लियर, तो वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर सच एज कोऑपरेटिव फार्मर organization, FPC, self-help group, linked with processing unit, retailers, process food for having linkage of farmer level and food processor, entrepreneur desire to enter into food processing or food retail value chain। अगर आप फूड प्रोसेसिंग के अंदर आना चाहते हैं, दिस इज फॉर यू। आप अपनी एक रिटेल वैल्यू चेन करना चाहते हैं, फूड रिटेल वैल्यू चेन आप बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए स्कीम है। मिनिस्ट्री आपको अच्छा खासा फंडिंग करता है इसके अंदर। ओके, नाउ व्हाट इज द एलिजिबल कंपोनेंट अंडर द स्कीम? अब इसके अंदर जैसे ये स्कीम अपने आप को खुद बताता है बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो हैं जो गवर्नमेंट कंसिडर करेगा? इंटीग्रेटेड पैक हाउस with machine sorting, grinding lines, packing line, waxing line, cold rooms, cold storage, etc. मतलब रेफ्रिजरेशन का जो भी पार्ट है आपका पीछे की साइड बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड में सेम आपको कलेक्शन सेंटर्स रेडी करने हैं। वहाँ पे आपको कलेक्शन सेंटर्स में आपका ये चीजें सारे कंपोनेंट्स आपका रहेगा। मिल्क चिलिंग सेंटर, बल्क मिल्क कूलर, प्री कूलिंग यूनिट्स, चिलर्स, मोबाइल प्री कूलिंग यूटेंस, रेफर बूट्स आपका कंपोनेंट्स आज के अंदर बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर कंसीडर किया जाएगा। फॉर फॉरवर्ड लिंकेजेस, राइपनिंग चैम्बर्स, कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, रिटेल चेन्स, outlets for perishable including meat shop with facilities such as frozen storage, deep freezer, refrigerated display cabinets, cold room chillers, packaging etc. मीन्स अगर फॉरवर्ड लिंकेजेस में आप अपना खुद का एक रिटेल शॉप, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आपने गोपाला देखा होगा, मिल्क जैसे गोपाला मिल्क है, डेयरी है, गोपाला क्या करते हैं वो अपना पनीर सेल करते हैं, उन्होंने डिस्प्ले लगाया हुआ है। तो सेम ऐसा आप आउटलेट बना सकते हैं। उस आउटलेट के अंदर जो भी रेफ्रिजरेशन का सामान इस्तेमाल होगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड उसमें फंडिंग करेगी। आपका कंप्यूटर छोड़ के उसमें आप मिनिस्ट्री फंडिंग नहीं करती है, सिर्फ रेफ्रिजरेशन के सामान पे गवर्नमेंट आपको फंडिंग करेगा। ट्रांसपोर्ट सेम आगे आपका ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोल्ड चेन के अंदर सेम रेफ्रिजरेट ट्रांसपोर्ट, तो सेम इसके अंदर भी रेफर वैन्स, रेफ्रिजरेट इंसोलेटेड ट्रांसपोर्ट्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस के लिए इस्तेमाल होता है।
नाउ अब ये हमारा BFL था, तो ये उनके लिए था जो, अगर इफ एनीवन वांट टू सेट अप, आप रिटेल चेन स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक जैसे आपने देखा गोपाला, जैसे आपने देखा है, या आपने ग्रीन चिक देखा है, एक सरदार मीट वाले आए हैं वो देखा है आपने, इस टाइप के रिटेल चेन्स आप स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग मीट्स को आप करके आप करना चाहते हैं, तो दिस इज फॉर यू बेसिकली। नाउ अब हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड की सबसे अच्छी स्कीम, और अभी इसमें बहुत चेंजेस किया जा रहा है, ऑपरेशन ग्रीन TOP। पहले ये स्कीम सिर्फ टमाटो, ऑनियन, पोटैटोज के लिए था, लेकिन इसमें अभी 27 न्यू प्रोडक्ट्स और क्रॉप्स लेकर आए हैं, गवर्नमेंट ने इसको इंक्लूड किया है, और आगे भी और ज़्यादा स्कीम्स इसमें इंक्लूड करेंगे। एंड इसमें जो फंडिंग का पैटर्न है, फंडिंग बहुत अच्छी फंडिंग है इसके अंदर। पहले ये स्कीम थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, गवर्नमेंट इसको बहुत ही ईजी बना रही है, और गवर्नमेंट इसको ऐसा बना रही है कि हर कोई इसके अंदर, स्कीम के अंदर आप एप्लीकेशन पुटअप कर सकते हैं, और इजी टू सर्व कह सकते हैं कि दिस स्कीम इज इजी टू सर्व, कि आप आओ और यहाँ से आप इजी सब्सिडी लेके जा सकते हैं। जितनी भी स्कीम्स हैं उससे बेटर स्कीम अभी जो आने वाले टाइम में ऑपरेशन ग्रीन ही रहेगा। स्पेशली ये स्कीम सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए है, लाइक पेरिशेबल आइटम्स के लिए बेसिकली, इससे ज़्यादा नॉट फॉर पेरिशेबल आइटम, ओनली फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल मैं कहूँगा आपको। तो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस ऐसा है इसके अंदर, मिनिस्ट्री प्रोवाइड सब्सिडी 50% ऑफ कॉस्ट फॉलोइंग कंपोनेंट्स सब्जेक्ट टू कॉस्ट नॉर्म्स। तो कॉस्ट नॉर्म्स से गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्म्स बनाए हुए हैं, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, और यू कैन मेल मी, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, आप मुझसे बताएंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नोटिफाइड क्रॉप फॉर सल्फर प्रोडक्शन क्लस्टर एंड कंजप्शन सेंटर एंड और hiring appropriate storage facility for eligible crops for maximum period of 3 months. The cost norm for calculation of eligible transport and storage cost under transport charges. जो इसके अंदर जो आपको नोटिफाइड, जो मैंने आपको जैसे बताया, ये कुछ इसमें सेलेक्टिव क्रॉप्स की स्कीम है बेसिकली। इसमें 3 मंथ्स के लिए आपको जो 3 मंथ्स के लिए आप अपना स्टोरेज फैसिलिटी भी ले सकते हैं बेसिकली। आप अपने मतलब कि उसका आपका जो रेंटल है उसमें गवर्नमेंट आपको 50% हेल्प कर देगी। सेम अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस कैसे है। नॉर्मल ट्रक जो रेट है वो 2.84 पर मेट्रिक टन पर किलोमीटर जो चार्जेस कंसीडर किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड। आप चाहे 3 रुपए दो, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फूड उसको जो कंसीडर करेगी वो 2.84 कंसीडर करके उस पर 50% आपको सब्सिडी देगी। रेफर वैन रेट 5 rupees per metric ton per kilometer. In case transportation by railway and air, the actual freight amount charged by the Indian Railway, Air India, will be considered as eligible cost. So it's very clear कि अगर आप नॉर्मल ट्रक यानी रोड से आप अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन करते हैं नॉर्मल ट्रक के साथ आप जाते हैं, तो 2.84 पर मेट्रिक टन पर किलोमीटर रेट को कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका रेफ्रिजरेटेड ट्रक है, वैन है या ट्रांसपोर्ट है, तो उस जगह पे 5 रुपीज पर मेट्रिक टन पर किलोमीटर कंसीडर किया जाएगा। इन केस आपका जो भी क्रॉप है आप उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं रेलवे से, एयर से, तो जो कॉस्ट उन्होंने दिया है वही कंसीडर किया जाएगा। नाउ स्टोरेज चार्जेस, आप इसमें आप स्टोरेज करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स अपने, या आपने कहीं स्टोरेज पे दिया हुआ है, वहां पे जो चार्जेस गवर्नमेंट आपको कंसिडर करेगा। वेयर हाउस रेट ₹345 पर मेट्रिक पर सेशन, कोल्ड स्टोरेज रेट 2000 पर मेट्रिक पर सेशन। नाउ इसमें एलिजिबल एंटिटी कौन है, अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्कीम ही बेस्ड इसके ऊपर है। अब इसके अंदर कौन कौन इसके अंदर एप्लीकेशन पुटअप कर सकता है, कौन कौन गवर्नमेंट से फंडिंग ले सकता है। बेसिकली दिस स्कीम इज फॉर जो ऑलरेडी अभी यहाँ पे आपका जो ऑलरेडी फूड मार्केट में सेटअप होके बैठे हैं एंड इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, एंड वो अपना प्रोडक्ट कहीं और मार्केट में भेजते हैं, सेल्स के लिए भेजते हैं, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और स्टोरेज के लिए। तो इसमें फूड प्रोसेसर्स, जो भी नॉर्मल फूड प्रोसेसिंग है, जो आप फूड प्रोसेस करते हैं, फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेस करते हैं, उनके लिए FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPC फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, इंडिविजुअल फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, लाइसेंस कमीशन एजेंट्स आल्सो देयर, एक्सपोर्टर्स, स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव, फेडरेशन
retailers, etc. engaged in processing marketing of fruit and vegetable. As I say कि ये सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए ये स्कीम है। तो इसमें अब जो मैंने आपको बताया था कि एलिजिबल क्रॉप्स हैं इसके अंदर, अगर हम फ्रूट में देखा जाए तो इसके अंदर फ्रूट के अंदर जो एलिजिबल क्रॉप है, मैंगो, बनाना, गुआवा, कीवी, लीची, पपैया, मौसम्बी, ऑरेंज, किन्नू, लाइम, लेमन, पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट, जैकफ्रूट, एप्पल, आलमोंड, peonal, passion fruit and pears. And now come for the vegetables. अगर हम vegetables के अंदर आते हैं, French beans, bitter gourd, brinjal, capsicum, carrot, cauliflower, chilies, green, okra, cucumber, peas, garlic, onion, potato and tomato. The list eligible crops selected, sulfur production cluster and trigger price is available in ministry website. इन सब की वेबसाइट्स पे इन सब के रेट्स भी कंसिडर किया गया। बेसिकली यहाँ पे आपको जो फंडिंग मिलेगी वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए फंडिंग मिलेगी, इनको खरीदने के लिए फंडिंग नहीं मिलेगी। कहीं आप ये सोचे कि मिनिस्ट्री 50% फंडिंग इनको खरीदने के लिए दे, नहीं, मिनिस्ट्री आपको ट्रांसपोर्ट के लिए फंडिंग देगा, मिनिस्ट्री आपको उसको स्टोरेज के लिए फंडिंग देगा, वो भी 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स का देगा और आने वाले 3 मंथ्स का देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। एसेंशियल कंडीशंस, द सब्सिडी विल बी डिसबर्स्ड ऑफ द एलिजिबल entities in case fulfillment of the following condition. अब ये सारी कंडीशंस आपको पूरी करनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तभी आप इस सब्सिडी को क्लेम कर सकते हैं। So first of all, price is the notified production cluster should be less than trigger price. That's great. And मतलब कि जो भी आपका आप जो कॉस्ट बोल रहे हैं, आपका जो भी आप कॉस्ट आप दे रहे हैं, प्राइस जो भी आप दे रहे हैं प्रोडक्शन क्लस्टर, वो आपका जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो नोटिफाइड क्लस्टर है गवर्नमेंट ने किया उसके अकॉर्डिंग आपके प्राइस होने चाहिए। एंड प्रोक्योरमेंट टू बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर, एफपीओ, एफपीसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लाइसेंस कमीशन एजेंट, एंड पेमेंट शुड बी मेड ओनली थ्रू बैंकिंग चेक। जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा, जो भी सामान आप ले रहे हैं, आपको डायरेक्ट फार्मर से लेना है, एफपीओ से लेना है, एफपी से लेना है, एफपीसी से लेना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लाइसेंस कमीशन एजेंट से लेना है। और जो पेमेंट का जो मेथड रहेगा वो बैंक से ही होगा, आप कैश नहीं दे सकते। यू नीड टू पे ऑनलाइन, आप ऑनलाइन कर लीजिए, चेक दे दीजिए। मतलब बैंक का रोल उसमें बहुत मेजर है, बैंक को आपको रखना ही पड़ेगा। तो जो भी बैंक के चैनल्स हैं, लाइक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस हैं, डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, चेक से, आप किसी तरीके से, लेकिन थ्रू बैंक आपको पेमेंट्स करना पड़ेगा। यानी कि अकाउंट ट्रांजेक्शन देखना इंपॉर्टेंट है कि उनके भी अकाउंट में पैसा पहुंचना चाहिए और आपके भी अकाउंट से पैसा जाना चाहिए। मिनिमम, नाउ थर्ड पॉइंट, मिनिमम क्वांटिटी टू बी procured and transported sorted per applicant should be 50 MT for individual farmer। देखिए इसमें ये चीज है कि कम से कम 50 MT आपको देना है फॉर इंडिविजुअल फार्मर, आपको जो करना है। 100 MT फॉर एफपीओ, एफपीसी, कॉर्पोरेटिव ग्रुप एंड फार्मर। 500 MT फॉर फूड प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, लाइसेंस कमीशन एजेंट। 100 MT फॉर रिटेलर्स एंड स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव फेडरेशन। सो ऐसा नहीं कि आप 1 MT सेल कर रहे हैं, आप 1 MT का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग मांग रहे हैं, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा प्रपोजल को। अगर आप एक इंडिविजुअल फार्मर है तो वहाँ पे 50 MT, एंड अगर आपका एफपीओ है तो कम से कम 100 MT, अगर आपका ग्रुप ऑफ फार्मर है आपका तो 500 MT, और आप लाइसेंस कमीशन एजेंट और आप रिटेलर हैं तो आपका, और आपका मार्केटिंग, स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव फेडरेशन है तो 1000 MT। Minimum distance from notified sulfur production cluster to consumption center, processing plant, retail outlet or port, airport, CFS in India, as the case may be. Road, railway, air should be 100 km for food processor, FPO, cooperative farmer license, agent 250 km, state cooperative federation। जो डिस्टेंस आपका जो होना चाहिए वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। As you can see, 100 किलोमीटर होना चाहिए फूड प्रोसेसर्स के साथ, एंड इंडिविजुअल फार्मर और 100 किलोमीटर फॉर फूड प्रोसेसर, एफपीओ, एफपीसी एंड इंडिविजुअल। मतलब कि आपका जो डिस्टेंस कवर होना चाहिए, एक आप क्रॉप लेके आ रहे हैं और कम से कम 100 से ज़्यादा हो सकता है चलेगा, 100 से कम नहीं होना चाहिए, तभी आपके प्रपोजल को कंसीडर किया जाएगा। अगर 100 से नीचे, अगर कोई आपका इंडिविजुअल फार्मर है
कोई फूड प्रोसेसर है, एफपीओ है, एफपीसी है, कॉर्पोरेटिव है, सोसाइटी, इंडिविजुअल फार्म लाइसेंस कमीशन एजेंट है, एक्सपोर्टर है, तो कम से कम आपका 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना चाहिए, तभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड इसको कंसिडर करेगा ऑपरेशन ग्रीन के अंदर, अदरवाइज नहीं करेगा। इट्स वेरी सिंपल। लाइसेंस कमीशन एजेंट एक्सपोर्टर 250 किलोमीटर, सॉरी 250 किलोमीटर फॉर रिटेलर, स्टेट मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेटिव फेडरेशन। अगर इफ यू आर रिटेलर तो कम से कम 250 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और स्टेट मार्केटिंग, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव फेडरेशन अगर आपका है तो कम से कम 250 किलोमीटर रिटेल, मतलब कि आपका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। Now we are in fifth point. Storage at licensed warehouse or cold storage may be notified. Production cluster, consumption center, any place unrouted consumption center. जो आपका स्टोरेज होना चाहिए, बेसिकली सपोज आपने फार्मर से प्रोडक्ट लिया, आपका स्टोरेज जो होना चाहिए वो नोटिफाइड प्रोडक्शन क्लस्टर के आसपास होना चाहिए, एनी प्लेस इन उसी रूट के आसपास होना चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका ट्रांसपोर्टेशन रूट है उसी रूट में होना चाहिए आपका बेसिकली। पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज चार्जेस शुड बी मेड ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल, एज जो मैंने आपको पहले ही कहा था, जो भी आपका पेमेंट मेथड रहेगा, वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन का रहे, स्टोरेज का रहे, वो सारा आपका बैंक से होना चाहिए, बैंक से कंसिडर होना चाहिए। विदाउट बैंक कंसिडरेशन के आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मिनिमम सब्सिडी अमाउंट पर एप्लीकेंट विल बी ₹1 crore ड्यूरिंग एंटायर पीरियड ऑफ 6 months फॉर फूड। जो मैक्सिमम आपको जो सब्सिडी मिलेगी 6 months के अंदर, मतलब कि मैक्सिमम एडमिसिबल सब्सिडी अमाउंट पर यू एप्लीकेंट विल, जो आपको मैक्सिमम 6 months के अंदर जो भी आपका प्रोसेस हुआ होगा उसके अंदर जो भी आपको सब्सिडी मिलेगी वो सिर्फ 1 crore ही मिल सकती है, 1 crore के ज़्यादा नहीं मिलेगी। फॉर फूड प्रोसेसर एंड एलिजिबल क्वांटिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ क्रॉप सब्सिडी प्रपोज विल बी कैप्टेड विथ रेफर टू इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ देयर प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो इसके अंदर जो फूड प्रोसेसर्स ही एलिजिबल हैं अपने, दिस पॉइंट आई नीड टू बी क्लियर, कि थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मेरे को। फॉर फूड प्रोसेसर एलिजिबिलिटी, एलिजिबल क्वांटिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट क्रॉप ऑफ फूड सब्सिडी प्रपोज विल बी कैप्ड विद द रेफरेंस इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग। ओके, जो फूड प्रोसेसिंग है, जो फूड प्रोसेसर्स है, इज वेरी सिंपल। जो फूड प्रोसेसर्स हैं वो जो भी आप फ्रूट एंड वेजिटेबल लेकर आएंगे, तो वो जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेके आएंगे उनका जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जो कैपेसिटी है उसके अनुसार होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, अगर उससे ज़्यादा है तो उसका एक लिमिट होगा। सपोज कि आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट आपका 50,000 मैट्रिक टन का आपका पर डे का कैपेसिटी है, और आप जो क्रॉप लेके आ रहे हैं वो 10,000 मैट्रिक टन लेके आ रहे हैं, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको स्टोरेज का वो जो उसको स्टोर किया जाएगा उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। जो भी उसको कैपेसिटी जो आपका होना चाहिए, जो भी आप ट्रांसपोर्ट करके ला रहे हैं, जो आप स्टोर कर रहे हैं, आपका प्रोसेसिंग प्लांट के हिसाब से आपका स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए। No application should be made after completion of 3 months from the date of transport or storage invoice as the case may be. तो आपको जो कंप्लीट आपको मिनिस्ट्री को इसके इनवॉइसेस सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद ही मिनिस्ट्री कैन बी कंसिडर और कांट बी कंसिडर, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मिनिस्ट्री बेसिकली। ये था आपका ऑपरेशन ग्रीन। अब ये एक अपना मिनिस्ट्री ऑफ फूड का एक नया स्कीम है पीएफएमई, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से अलग है, इसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर पीएफएमई स्कीम। ये स्कीम जो है, ये दिस स्कीम इज ओनली फॉर माइक्रो इंडस्ट्री, जो छोटे यूनिट्स हैं, जो आपके सपोज करिए कि बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये सब्सिडी स्कीम उनके लिए है।
मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, इसको मैं सिर्फ सिंपल क्लियर करूंगा माइक्रो इंडस्ट्रीज को कि इसमें आपको किस चीज़ पे फंडिंग मिलती है, क्या क्या फंडिंग मिलती है और कितना फंडिंग आपको मिल सकता है। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री का जो सबसे क्लियर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रोडक्ट को मिनिस्ट्री कंसिडर करेगा और उन्होंने इसकी एक लिस्ट निकाली हुई है। एक लिस्ट मिनिस्ट्री ने मेंशन किया हुआ है अपने वेबसाइट पे कि वो एक उसको कंसिडर करेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा, ओके, बेसिकली ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए है। जो इसके अंदर जैसे कि बाकी जो हमारी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर जो हमें सब्सिडीज मिल रही थी, वो सब्सिडी जो हमें मिल रही थी वो मिल रही थी हमें अपफ्रंट सब्सिडी, यानी कि हमें एक टाइम बॉन्ड होता है हमारे अंदर, हमें अपना एक यूनिट सेटअप करना है, तो यूनिट सेटअप करने के लिए अंदर हमारे पास टाइम बॉन्ड है 20 मंथ्स है, कहीं पे 24 मंथ्स है। तो विद इन दैट टाइम फ्रेम हमें वो यूनिट सेटअप करना है। तो मिनिस्ट्री बाय इंस्टॉलमेंट में लाइक इन 2 इंस्टॉलमेंट और इन 3 इंस्टॉलमेंट मिनिस्ट्री फंडिंग आपको डिसबर्स करती रहती है। बट अंडर दिस स्कीम क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी at the rate 35% of eligible project cost, maximum ceiling of rupees 10 lakh per unit. अंडर दिस स्कीम आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 35% मिलेगी, लेकिन ये सब्सिडी आपको एक टाइम फ्रेम पे नहीं मिलेगा। ये सब्सिडी आपको मिलेगा जब आप प्रोजेक्ट सेटअप कर लेंगे, बिकॉज इट्स अ क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी। तो ये आपको बाद में मिलेगा सब्सिडी, और मैक्सिमम जो मिलेगा वो 10 लाख ही मिलेगा, एक यूनिट को 10 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता। और इसमें जो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन मिनिमम 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, बैलेंस लोन आर फ्रॉम बैंक, यानी कि आप अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं या 10 लाख का प्रोजेक्ट, एक सपोज 1 करोड़ का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा 10 लाख रुपए होगा, 90 लाख रुपीस आपका लोन होगा, और बाकी इसमें मिनिस्ट्री आपको बाद में 35% इसमें आपको 10 लाख रुपीस आपको एज ए सब्सिडी दे देगी। आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसको 10 लाख का भी कर सकते हैं, बिकॉज ये माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए आप एज पर जो भी आप करना चाहें, लाइक कुछ भी आप करना चाहें फूड प्रोसेसिंग में, लाइक जैसे छोटे अचार का आप प्लांट सेटअप करना चाहें उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, आप चिप्स का प्लांट सेटअप करना चाहें उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। ये सारा जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये सब आपका मसाला स्पाइसेस का, ये सारे छोटे छोटे यूनिट्स आपके सेटअप हो जाते हैं अर्ली 10 to 20 लाख में, आपके 25 लाख में सेटअप हो जाते हैं सारे यूनिट्स। तो उसमें आपको ये आप इसके अंदर जा सकते हैं, जिसमें आपको 10% आपको अपने पॉकेट से लगाना है, और बाकी 90% लोन आपको बैंक देगा, और बाकी आपको मिनिस्ट्री से आपको 35% 10 यानी 10 लाख रुपीज मिनिस्ट्री से आपको मिल जाएगा। अब इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया इसके अंदर कौन कौन एप्लीकेशन डाल सकते हैं? एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैविंग ओनरशिप राइट ऑफ द एंटरप्राइजेस, प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, मतलब जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी अभी वर्किंग कर रहे हैं, वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उनको एक्सपेंशन के लिए इसमें फंडिंग मिल जाएगा। प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म कैन अप्लाई। द एंटरप्राइजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एंड शुड एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्कर्स। जो आपकी कंपनी होगी, जो भी आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मतलब एज ए सोलो प्रोप्राइटर, एज ए पार्टनरशिप, जो भी आपका कंपनी एक्ट के अंदर हो या किसी भी उसमें हो, बेसिकली कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म, LLP, किसी भी उसके अंदर आता हो, लेकिन उसके अंदर जो एम्प्लॉय हो वो कम से कम 10 के अंदर हो, तभी वो माइक्रो के अंदर स्कीम के अंदर एलिजिबल सेटअप होगा। अच्छा, ओके, नाउ अब सपोर्ट टू FPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। अब इसमें जो हमारा सेल्फ सपोर्ट जो हम देंगे, मिनिस्ट्री सपोर्ट करेगी, सेम मिनिस्ट्री सपोर्ट करेगी क्रेडिट लिंक ग्रांट at the rate 35% of support cluster, and groups such as FPO, self-help group, farmers, producer, cooperative, long their entire value chain, sorting, rendering, storage, common processing, marketing, agri products, etc. तो इसके अंदर जब ये यहाँ पे आपको फंडिंग करती है, जब ये FPO को, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स को, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को फंडिंग करती है, तो 10 लाख से ज़्यादा करती है बेसिकली। इसमें मिनिस्ट्री ने कोई मतलब वो नहीं किया है, बट वो 35% ही करती है जो एंटायर चेन आपका चल रहा है उस पर करती है। एलिजिबल क्राइटेरिया,
इसके अंदर देख लीजिए क्या है। It should be preferably engaged in processing of one district, one product, producing, packaging, marketing, testing, etc. इसमें जो आपको काम करना है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री का ये रूल है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उनका, तो उसमें इनको पैकेजिंग करें, मार्केटिंग करें, टेस्टिंग करें। अगर जो एफपीओ अगर कोई अप्लाई करना चाहता है या सेल्फ फार्मर ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए है ये। इट शुड हैव मिनिमम टर्नओवर रुपीज 1 करोड़। इसका जो मिनिमम टर्नओवर आपके पास होना चाहिए कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस प्रोजेक्ट नॉट बी लार्ज देन प्रेजेंट टर्नओवर। तो प्रपोज प्रोजेक्ट नॉट बी लार्ज देन, मतलब अगर आप एक प्रोजेक्ट इनको प्रपोज कर रहे हो, एक्सपेंशन प्रपोज कर रहे हो, जो आप उनको मिनिस्ट्री ऑफ फूड को एक एक्सपेंशन डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक सबमिट करते हो आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड को, जिसमें आपका जो प्रपोजल होना चाहिए वो आपके टर्नओवर से कम होना चाहिए, लार्जर मतलब उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। मतलब 1 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर तो 1 करोड़ तो ठीक है, लेकिन उससे 1 करोड़ 10 लाख नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ 5 लाख नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से नीचे होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ है तो 10 करोड़ से नीचे होना चाहिए, बिकॉज वो तभी आपको कंसिडर करेंगे। The member should have sufficient knowledge and experience in dealing with the products of for a minimum periods of 3 years. कम से कम 3 साल का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको बेसिकली प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं आजकल बहुत चल रहा है, बहुत लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए हैं जो फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो शीट कैपिटल उनको जो मिलेगा 40,000 रुपीज पर मेंबर, एंड मतलब ये जो आपको मिलेगा फॉर वर्किंग कैपिटल एंड परचेस ऑफ स्मॉल टूल्स, लाइक आप यू वांट टू सेट अप सम योर ऑफिस स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो, या आप अपना एक छोटा सा स्ट्रक्चर रेडी करना चाहो, वर्किंग कैपिटल बेसिकली एज अ वर्किंग कैपिटल आपको 40,000 पर मेंबर मिलेगा। यानी कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में सपोज 500 पर्सन है तो पर मेंबर 40,000 रुपीज मिलेगा आपको। Seed capital would be given as a grant to the Self-Help Group Federation by SNA, SRL for loan to member of Self-Help Group. जो आपको जो ये सपोर्ट मिल रहा है, ये आपको सीड कैपिटल जो मिल रहा है आपको, ये आपको ग्रांट मिल रहा है। और जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये जो देगी लोगों को, ये एज अ लोन देगी उनको, बट ये जो उनको मिल रहा है वो एज अ ग्रांट मिल रहा है। नाउ एलिजिबल क्राइटेरिया ऑफ सीड कैपिटल फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओनली सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर प्रेजेंटली एंगेज इन फूड प्रोसेसिंग। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो फूड प्रोसेसिंग में सिर्फ उनके लिए है ये स्कीम। सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हैज कमिट यूटिलाइज दिस अमाउंट फॉर वर्किंग कैपिटल एंड परचेस ऑफ स्मॉल टूल। एज आई से कि आप इसको एज अ वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज कर रहे हो या कुछ छोटे मोटे सामान इसमें खरीद रहे हो, उसके लिए है। सपोर्ट टू इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर एज अ सिंगल यूनिट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विथ क्रेडिट लिंक ग्रांट 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मिनिमम सेलिंग ऑफ ₹10 लाख। सो आपको जैसे जो हम ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वो आप एक इंडिविजुअल पर्सन को हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो यूनिट सेटअप करने के लिए, तो उस पर आप उनको 35% जो मिनिस्ट्री दे रही है आपको क्रेडिट बैकएंड सब्सिडी, जो मैंने आपको बताया था क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है ये आपको, तो आप उनको 35% तक सपोर्ट करोगे, उनको देंगे। सपोर्ट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप लेवल विल बी क्रेडिट लिंक ग्रांट एट द रेट 35%। सेम मिनिस्ट्री आपको 35% इसमें फंडिंग करेगा। नाउ एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट लिंक ग्रांट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस स्कीम के अंदर जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड हैव सफिशिएंट ओन फंड फॉर मीटिंग 10% ऑफ द पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड 20% मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, और सैंक्शन द सेम ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। आपके पास कम से कम उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास सफिशिएंट फंड्स होना चाहिए, उनके पास उनके खुद के फंड्स होने चाहिए। 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 20% ऑफ मार्जिन मनी। मार्जिन मनी हम उसको कहते हैं एज अ वर्किंग कैपिटल जो कहते हैं मार्जिन मनी। 20% कम से कम
आपका मार्जिन मनी जो होना चाहिए वो 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट का होना चाहिए। यानी कि अगर 1 करोड़ है आपके पास, 1 करोड़ है तो उसका 10% यानी कि 10 लाख रुपीज। सपोज मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में चलाता हूँ, मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेरा जो फंड मेरे पास है 1 करोड़ रुपीज है, और मेरा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ का है। तो मेरे पास कम से कम 10 लाख रुपए मेरे हाथ में होना चाहिए, और मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल और 20% यानी कि 20 लाख रुपए एज अ वर्किंग कैपिटल मेरे पास होना चाहिए, सेम एज ग्रांटेड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। आपको 20% भी मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट आपको ग्रांट करेगी। The self-help group member should have minimum 3 years experience in food processing of one district one product. Obviously ये फूड प्रोसेसिंग का तो उनको ऑलरेडी 3 साल का कम से कम उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर। सपोर्ट फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट लिंक grant 35% of self support FPO, self-employed group and corporate, any government agency, private enterprises for common infrastructure. The common infrastructure will be available other unit public utility for hiring basis substances part of capacity. सेम आपको 35% आपको, अगर आपका कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी, आप enterprises of common पब्लिक, सब आपके पास एक यू हैव ऑलरेडी, आपके पास एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट है ऑलरेडी, यू हैव सम यूनिट लाइक कोल्ड स्टोरेज, आपके पास कोई भी एक यूनिट ऑलरेडी है, और आप एक सेल्फ फार्मर ग्रुप, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप आप चलाते हैं, तो गवर्नमेंट आपको 35% इसके अंदर, अगर आप यू आर FPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कॉर्पोरेटिव, एनी गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, और आपके पास एक ऑलरेडी एक यूनिट है एंड आप उसको रन करते हैं, तो आपको क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट मिलेगा 35%, जो मैक्सिमम 10 लाख रुपए ही होगा, उससे ज्यादा ये लोग देंगे नहीं, तो 35% आपको उसमें मिलेगा। टाइप ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी फंडेड अंडर द स्कीम, इसके अंदर किस किस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग किया जा रहा है आप ये देख लीजिए। परमिसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, sorting, rendering, warehouse and cold storage at the farm gate. Already if you have some common छोटा सा आपके पास एक कोल्ड स्टोरेज है, या एक जहाँ पे आप प्रोडक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, हम उसे कहते हैं कलेक्शन सेंटर कहते हैं बेसिकली, इन शॉर्ट वर्ड्स कलेक्शन सेंटर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज हम कह सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी फॉर प्रोसेसिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जैसे कि मिनिस्ट्री ने एक लाइनअप लिस्ट अप किया हुआ है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस दिया है, और आपका उस डिस्ट्रिक्ट में उसी प्रोडक्ट का अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट है, देन आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आपको फंड मिलेगा इसके अंदर। इंक्यूबेशन सेंटर शुड इन्वॉल्व वन और मोर प्रोडक्ट लाइन्स फॉर यूटिलाइजेशन बाय स्मॉलर यूनिट और हायर बेसिस फॉर प्रोसेसिंग देयर प्रोड्यूस। अगर आप एक बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, आप छोटे से आप किसी छोटे छोटे यूनिट्स को, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, या आप करते हैं, तो आप यू कैन गो फॉर इट, आप जा सकते। एलिजिबल फॉर प्रोजेक्ट वुड बी डिसाइडेड बेस्ड बेनिफिट टू फार्मर एंड इंडस्ट्री, लार्ज वायबिलिटी गैप्स, एब्सेंस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, particularly टू वैल्यू चेन। ये स्कीम जो भी फंडिंग इसमें जो भी डिसाइड होगा, बेसिकली आपको जो फंड दिया जाएगा, मिनिस्ट्री किस चीज को मिनिस्ट्री कंसिडर करेगी, फार्मर्स को। बेसिकली ये क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फूड का सेम एक ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर की इनकम को डबल करना, तो ऑब्वियस है ये मिनिस्ट्री उसी पे बेस पे जाएगी, और ये देखेगी फार्मर और प्रोसेसिंग के बीच आप कितना डिस्टेंस जो है, गैप है, जो कितना आप कम कर सकते हैं, आपका जो वैल्यू चेन है आप कितना कम कर सकते हैं, तभी आपको उस पर फंडिंग मिलेगी। यू आर एलिजिबल फॉर दैट। नाउ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल का कोई बिजनेस करता है एंड अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करना चाहता है, अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए ये मार्केटिंग सपोर्ट कर रहे हैं इसको। ग्रांट अप टू 50% ऑफ ब्रांड एंड मार्केटिंग सपोर्ट टू ग्रुप ऑफ FPO, सेल्फ फार्मर ग्रुप, cooperative or SPV of micro food processing enterprises.
अगर आपका कोई सपोज कि कोई आपका छोटा बिजनेस है, लाइक 10-25 लाख रुपए का आपका एक छोटा सा एक यूनिट है, हम माइक्रो यूनिट कहेंगे, और आपका एफपीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और आप अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री आपको 50% तक इसमें सपोर्ट करती है। वुड बी ओनली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सेम मिनिस्ट्री का बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। मिनिस्ट्री ने लिस्टेड कुछ क्रॉप्स किए हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक क्रॉप दिया हुआ है। सपोज आपका आलू है यहाँ पे यूपी साइड में, एक सपोज हम एमपी जाते हैं, वहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट कोई भी XYZ डिस्ट्रिक्ट में आपका आलू ज़्यादा अच्छा क्रॉप है, मिनिस्ट्री ने उसको लिस्टेड किया हुआ है। अगर आप उस आलू को आप प्रोसेस कर रहे हो, यू मेकिंग चिप्स, आप चिप्स बना रहे हैं उस आलू का, और उस चिप्स को आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, मतलब आप उसको मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको उस टाइम पे 50% आपको हेल्प करेगा। अगर आपका ऑलरेडी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग अगर आपका है, या फिर आप एफपीओ में हो, या सेल्फ हेल्प ग्रुप है आपका, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपकी, in case of support of marketing and branding at state or regional level, same products or same district not having that product as OD, one district one product, could also be include। सपोज कि मिनिस्ट्री ने किसी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई नहीं किया है, आप वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप कोई क्रॉप लेके आते हैं, आप मिनिस्ट्री को शो करते हैं कि ये क्रॉप बहुत अच्छा है, ये क्रॉप यहाँ पे ज़्यादा है एज पर द गवर्नमेंट डाटा, क्योंकि एग्रीकल्चर डाटा मिनिस्ट्री जो डाटा मांगता है वो नोटिफाइड डाटा और रीसेंट डाटा मांगता है, जो आपको स्टेट से लेना पड़ता है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट में अवेलेबल है, और आपको ऑथेंटिसिटी देनी पड़ती है कि डाटा एकदम सही है। अकॉर्डिंग टू दैट डाटा, अगर वहाँ पे सपोज दिल्ली है, दिल्ली में वैसे तो ये इट्स नॉट एग्रो, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता नहीं है, बट सपोज एग्जांपल दिल्ली में सपोज कि आपका आलू अच्छा होता है या टमाटर अच्छा होता है, और ये डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में कोई डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड नहीं है, सपोज कि कोई डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड नहीं है टमाटर के लिए, बट आप टमाटर का कैचअप लेके जाते हैं और एक डीपीआर मिनिस्ट्री को सबमिट करते हैं कि हम लोग इस चीज़ को प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, हम इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, और हमारे पास जो है इसकी क्रॉप इजीली अवेलेबल है, बट तो मिनिस्ट्री उस क्रॉप को ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एज ए नॉमिनेट कर देगा उसको, और आपको एज ए ग्रांट, एज अ सपोर्ट आपको दे देगा। ओके, अब एलिजिबल आइटम फॉर सपोर्ट, अब इसमें जो आप एफपीओ, एफपीसी और एफपीओ जो सपोर्ट देते हैं, आपको क्या क्या करना है इसके अंदर। ट्रेनिंग रिलेटिंग टू मार्केटिंग टू बी फुल्ली फंडेड। अगर आप योर एफपीओ, एफपीसी और एनी फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ट्रेनिंग दे रहे हैं मार्केटिंग के लिए, एक सेमिनार वेबिनार कर रहे हैं, तो वो उसमें मिनिस्ट्री आपको पूरी फंडिंग देती है। सपोज इट्स कॉस्ट यू 10 लाख रुपीज, इट कॉस्ट यू 5 लाख रुपीज, तो मिनिस्ट्री आपको 5 लाख 10 लाख दे देगा। डेवलपिंग अ कॉमन ब्रांड एंड पैकेजिंग including standardization to participate in common packaging। आप एक कॉमन ब्रांड बना रहे हैं, सपोज यू आर माइक्रो इंडस्ट्रीज, यू आर एफपीओ, और आपके पास एफपीओ के पास आपके 4-5 पीपल्स हैं, मतलब कि 4-5 फूड प्रोसेसिंग माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, एंड वो चारों पांचों मिलके एक छोटा सा एक कॉमन ब्रांड बना रहा है, डेवलप कर रहा है, कॉमन ब्रांड बना रहा है, रेडी कर रहा है, एंड आप उसको उसकी पैकेजिंग को अच्छा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग उसको स्टैंडर्ड अच्छा कर रहे हैं, उसको क्रॉप को अच्छा बना रहे हैं। सपोज हम आलू प्रोसेस कर रहे हैं, चिप्स का स्टैंडर्ड अच्छा कर रहे हैं, चिप्स की क्वालिटी अच्छी कर रहे हैं, एंड एक कॉमन पैकेजिंग, सपोज XYZ ब्रांड के नाम से आप चारों बना के उसको सेल कर रहे हैं, देन आपको गवर्नमेंट 100% सपोर्ट करेगा। मार्केटिंग टाई अप विद नेशनल एंड रीजनल रिटेल चेन्स एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। नाउ मार्केटिंग टाई अप विद नेशनल एंड रीजनल रिटेल चेन्स, लाइक अब नेशनल एंड रिटेल चेन्स, लाइक इसमें मैं आपको सपोज 24/7 एक फॉर एग्जांपल 24/7 इज अ रिटेल चेन बेसिकली, तो 24/7 के साथ आप टाई अप कर रहे हो, या एनी बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप के साथ आप टाई अप कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे दे रहे हैं, तो उसमें जो आपको मार्केटिंग का जो भी टाई अप है, और उसमें जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन लग रही है, फंडिंग्स लग रही है, जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, वहाँ जाके टाई अप चेंज कर रहे हैं स्टेट लेवल में, या अगर कोई आपके रीजनल लेवल में है, या कोई आपके स्टेट लेवल में कोई अच्छा कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे पास अपीटा,
अगर आप अपिडा के साथ टाई अप कर रहे हैं, क्योंकि अपिडा आपके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको बहुत सपोर्ट करता है, यू टाइंग विद अपिडा, तो गवर्नमेंट उसमें भी जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है उसके लिए आप कुछ भी बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, सपोज कोई एक स्टोरेज सिस्टम रेडी कर रहे हैं, वेयर हाउस रेडी कर रहे हैं, एंड देन यू आर 100% आपको इसमें फंडिंग मिलेगा। क्वालिटी कंट्रोल, इंश्योरेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी मीट्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। इट्स ऑब्वियस, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपको क्वालिटी कंट्रोल, लाइक आपको एक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, बेसिकली एफटीएल आप समझ लो, एक छोटा माइक्रो एक छोटा सा एफटीएल टाइप का टेस्टिंग लेबोरेटरी, बेसिकली फूड टेस्टिंग वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक छोटा सा लैब बनाते हैं आप, जिसके अंदर आप अपना क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मीट करता है। बेसिकली रीजन क्या है कि हम माइक्रो इंडस्ट्रीज जो है हमारी इंडिया में, वो अभी कोलैप्स होने की कतार में है। एवरीवन नोस कि जो पेंडेमिक आया है अभी, इसमें बहुत सारे यूनिट्स शट डाउन हो गए हैं और अभी बहुत बुरा हाल है। एवरीवन नोस कि अभी क्या चल रहा है। तो आप ये जो स्कीम्स हैं बेसिकली उन्हीं के लिए हैं कि उनको आपको थोड़ा सा और सपोर्ट मिले, आपको वर्किंग करने के लिए अच्छा आपको वो मिले, एक अच्छी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे। तो बेसिकली एक आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करें जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि हमारे इंडिया में माइक्रो इंडस्ट्रीज अभी भी अनरिकॉग्नाइजेबल है, मतलब उनको अभी तक पहचान मिल नहीं पाई है बेसिकली। और तो मिनिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इजी है, जो वो स्कीम्स निकालता है वो उनका मेन जो पीएफएमई है, इनका मेन जो मेजर उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि माइक्रो जो इंडस्ट्रीज है उनको पहचान मिलेगी, कि जो छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं और छोटे छोटे जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनको एक नाम मिले, उनको आगे एक लाइन मिले, उनको सपोर्ट मिले कि वो आगे जाके एक्सपेंशन के लिए जाएं, वो आगे मिनिस्ट्री ऑफ फूड्स की आगे बड़ी स्कीम्स को हैंडल करें। तो उसके लिए मिनिस्ट्री एफपीओस को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, एफपीसीज को फंडिंग करता है ताकि वो इंडिविजुअल्स को हेल्प कर सके। रीजन क्या है इसके लिए? रीजन ये है कि मिनिस्ट्री सबको कांट डू ऑल थिंग्स टुगेदर, मतलब अकेले नहीं कर सकता वो, इसलिए एफपीओस को सपोर्ट कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है कि वो जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंकरेज करें, उनको फंडिंग्स प्रोवाइड कराएं मिनिस्ट्री से लेके, और एज अ टीम वर्क करें बेसिकली। नाउ नेक्स्ट, eligibility criteria, the proposal should relate to OP, one district one product basically. Minimum turnover of product to be eligible assistance should be rupees 5 crore. तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई सेल्फ फार्मर ग्रुप है या एफपीओ है, क्योंकि एफपीओ में क्या होता है कि एफपीओ के अंदर या बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे माइक्रो इंडस्ट्री होते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट टू बी एलिजिबल अप टू असिस्टेंट शुड बी कम से कम, मतलब कि उसका एफपीओ का 5 करोड़ होगा तब जाके वो आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर आपको फंडिंग मिलेगी। फाइनल प्रोडक्ट शुड बी द वन टू बी सोल्ड टू द कंज्यूमर इन रिटेल पैक। ओके, मतलब आप इसे ओपन नहीं सेल कर सकते हैं, इसको रिटेल जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा आपको उसको पैकेजिंग के साथ ही सेल करना है। लाइक सम माइक्रो इंडस्ट्रीज आर आल्सो प्रेजेंट कि वो बल्क में बेचते हैं, बट यू नीड टू मेक योर ओन ब्रांड। बेसिकली आपको एक छोटा सा अपने पैकेजिंग करनी पड़ेगी और पैकेजिंग के साथ, रिटेल पैकेजिंग के साथ आपको सेल करना है। नाउ एप्लीकेबल applicant should be FPO, self help group, cooperative, regional, state level FPB to bring large number of producer together. सेम जैसे मैंने आपको समझाया कि FPO, FPCs, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, गवर्नमेंट इनको इसलिए फंडिंग कर रही है ताकि ये आप जो न्यू माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं उनको साथ लेके उनको बड़ा बना सके। ओके, एंड प्रोड्यूसर फॉर प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, इट्स existing food processing unit desire to seeking assistance could be applied in PFME portal or resources. तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड की वेबसाइट्स पे ऑलरेडी मेंशन है ये सब कुछ। बेसिकली आप जाके वहाँ पे ऑनलाइन जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा, अब मैं आउट ऑफ सिलेबस जाके बात करता हूँ कि इसमें एक्चुअली करना क्या होता है। बेसिकली यू नीड टू प्रिपेयर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको डीपीआर रेडी करनी है, आपको उसके बिहाफ से
अब ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री में जाके आपने फॉर्म फिलअप कर दिया ऑनलाइन जाके और आपको फंडिंग मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको डीपीआर और गाइडलाइंस को प्रॉपर गो थ्रू करना होगा। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आपकी डीपीआर होनी चाहिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नीड टू बी सबमिट विथ एलिजिबल डॉक्यूमेंटेशन। लाइक एलिजिबल डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, लाइक जैसे कि जो मैं आपको एक मेजर पार्ट्स बता दूं, जो मेजर कंसर्न होता है कि आपके पास ये होना चाहिए, बाकी चीजें हो ना हो वो बनाई जा सकती हैं या हो सकता है रेडी हो सकते हैं, वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो मेजर पार्ट है आपका अंदर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और अंदर पीएफएमई, इन एनी मिनिस्ट्री स्कीम जो आपके पास 3-4 मेजर चीजें होनी चाहिए। तो मैं स्कीम वाइज आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा इसको। अगर हम कोल्ड चेन के अंदर जा रहे हैं, सपोज वी आर गोइंग फॉर कोल्ड चेन जो 10 करोड़ की सब्सिडी है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंड। सबसे पहले आपके पास प्रोजेक्ट अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, आपके पास लैंड होना चाहिए। लैंड के साथ साथ सीएलयू, चेंज ऑफ लैंड यूज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि प्रपोजल जो रिजेक्ट होते हैं, रीजन ही यही होता है उनका रिजेक्शन का मिनिस्ट्री ऑफ फूड में, कि और लोग असिस्टेंस नहीं ले पाते मिनिस्ट्री ऑफ फूड से। तो लैंड ऑनरशिप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लैंड ऑनरशिप डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। चेंज ऑफ लैंड यूज, क्योंकि क्या होता है कि लोगों का एग्रीकल्चर लैंड होता है एंड वो सोचते हैं कि हम एग्रीकल्चर लैंड पे ही कोल्ड चेन को सेटअप कर लेंगे। नहीं, आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके या जो भी अथॉरिटी है उसके पास जाके आपको अपने लैंड यूज चेंज करवाना होता है, सीएलयू लेना पड़ता है। नेक्स्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि अगर आप 10 करोड़ सब्सिडी सोच रहे हैं, सपोज यू आर थिंकिंग फॉर 10 करोड़ सब्सिडी, राइट। अगर आप 10 करोड़ सब्सिडी के लिए आप जा रहे हैं, तो if you are going for 10 crore subsidy, just hold a second. ओके, हाँ, अगर हम जैसे हम कोल्ड चेन की बात कर रहे हैं, अगर हम 10 करोड़ की सब्सिडी के लिए जा रहे हैं और हम 50% क्लेम कर रहे हैं, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 करोड़ के आसपास होना चाहिए। और माइट बी जो भी एक फिगर, मैं बेसिकली एग्जांपल ले रहा हूँ, 20 करोड़ के आसपास अगर हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो हमारी एलिजिबिलिटी लोन की भी उतनी होनी चाहिए। हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि प्रमोटर की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट अगर 20 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है जिसमें मिनिस्ट्री उसको अगर 10 करोड़ सब्सिडी दे रही है, तो कम से कम उसका इन्वेस्टमेंट, उसका पॉकेट जो है वो कम से कम उसको 2 करोड़ और 3 करोड़ उसको खुद अपने पॉकेट से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसका लोन का जो क्राइटेरिया हो, उसका प्रोफाइल हो, वो क्लियर हो, ताकि अगर वो बैंक से लोन लेने जाए तो उसको लोन मिल जाए। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर जो मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं, क्योंकि मैं एज ए कंसल्टेंट मैं रेडी करता हूँ प्रोजेक्ट्स, मैं सबमिट करता हूँ, बिकॉज होता क्या है कि लोगों को कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज में फर्क नहीं पता। पीपल थिंक्स कि कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन सेम चीज है, लेकिन ये नहीं है। कोल्ड चेन इज ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज इज अ पार्ट ऑफ कोल्ड चेन। तो लोग आते हैं, कहते हैं हम 5 करोड़ का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, आप कोल्ड चेन में आप डालिए इसको, आप सब्सिडी लीजिए इसके अंदर, बट वो होता नहीं है। मैं उनको समझाता हूँ नहीं हो पाता है। तो आपकी एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, कि अगर आप कोल्ड चेन के लिए जा रहे हैं तो आपका लोन, आपका प्रोफाइल से आपको लोन मिलेगा, आपको बैंक को रखना पड़ेगा, जो भी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी वो आपको क्लियर होना चाहिए, आपका नेटवर्थ क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मिनिस्ट्री का। इस सेम एक नेटवर्थ के चक्कर में सारे प्रपोजल कैंसिल होते हैं, क्योंकि नेटवर्थ लोगों को पता नहीं है कि नेटवर्थ होता क्या है बेसिकली। और नेटवर्थ जो हम प्रेजेंट करते हैं वो मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो आई प्रेफर कि आप पहले गाइडलाइंस को पढ़ें, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को करें, और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग इसके अंदर एप्लीकेशन पुट अप क्या करें। ठीक है, अब नेटवर्थ जैसे 1.5 मांगा है, तो लोग क्या कहते हैं कि अपने मार्केट वैल्यू देता है, लेकिन गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला हुआ है कि भैया हमें जो चाहिए वो आपका सर्कल वैल्यू चाहिए। सपोज आपका लैंड है, लोग अपनी मार्केट वैल्यू बना के दे देते हैं, जो गवर्नमेंट उसे कंसिडर नहीं करता है। एमओपीआई मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करता नेटवर्थ में, वो जो कंसिडर करता है वो सर्कल वैल्यू को कंसिडर करता है। तो अकॉर्डिंग टू सर्कल वैल्यू आपका जो नेटवर्थ है वो 1.5 टाइम्स आना चाहिए जितना भी आप ग्रांट सॉर्ट कर रहे हैं। अगर नहीं होता है, जितना भी नेटवर्थ आएगा उससे कम बनेगा। ठीक है, ये आपका इसका हो गया पार्ट। अब आते हैं हम क्रिएशन एक्सपेंशन में।
नाउ क्रिएशन एक्सपेंशन यूनिट स्कीम के अंदर क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मेंशन नहीं है, नहीं मेंशन है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो फंडिंग करता है जनरल कैटेगरीज के लिए, फॉर जनरल कैटेगरी, वो सिर्फ फूड पार्क और अपना एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर और डेजिग्नेटेड फूड पार्क को ही करता है। हाँ, अगर किसी स्टेट में फूड पार्क नहीं है, एपीसी नहीं है, तो आपके प्रपोजल को कंसिडर किया जा सकता है, इट मे बी कंसिडर, बट कंसिडरेशन में भी इसमें पॉइंट्स है। जो आपका प्रपोजल कंसीडर किया जाएगा, सबसे जो मिनिस्ट्री जो सबसे ज्यादा फोकस्ड है आज की डेट में, जो सबसे ज्यादा फोकस्ड है, वो फंडिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा कर रहा है क्रॉप्स को, पेरिशेबल आइटम्स। रीजन बिहाइंड दैट कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया में, हमें मानना चाहिए हमारे पास इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास वेस्टेज ज्यादा होता है पेरिशेबल आइटम का। तो मिनिस्ट्री का जो मेन मोटो है, वो ज्यादा फंडिंग जो करता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस देता है, वो पेरिशेबल आइटम को फंडिंग करता है। तो इस चीज को आप प्लीज नोटिफाई करें। ये जो है जनरल एरियाज के लिए है, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम राजस्थान में प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, आप करवा दो, मिनिस्ट्री से सब चीज ला दो, पर नहीं मिलता है आपको। मिनी फूड पार्क, एपीसी या यूनिट या मेगा फूड पार्क के अंदर ही जाना पड़ेगा, अंडर यूनिट स्कीम, तभी आपको फंडिंग मिलेगी। अगर आप SC/ST प्रमोटर है तो आप कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं यूनिट को, आपको लैंड ऑफ यूज लेना पड़ेगा, चेंज ऑफ लैंड यूज लेना पड़ेगा, सेम आपको CLU लेना पड़ेगा, आपका लोन का क्राइटेरिया होना चाहिए, 20% कम से कम आपको लोन लेना पड़ेगा, तभी आपको फंडिंग मिलेगा। बैंक्स के आप जो भी नॉर्म्स होते हैं, बैंक्स के जो भी आपके क्राइटेरियाज होता है, आप उसके अंदर सूटेबल बैठे, तभी आपको फंडिंग मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हाँ, पेरिशेबल आइटम को दे रहे हैं, ठीक। इसके अंदर इससे ज्यादा और एक न्यू, इसके अंदर जो इसकी गाइडलाइन के अंदर एक न्यू अभी मिनिस्ट्री ने नया इसके अंदर एक पुटअप किया है, एक छोटा सा पॉइंट पुटअप किया है, नेटवर्थ, जो कि लोगों को पता नहीं है अभी भी, कि अगर आप यूनिट स्कीम के अंदर भी डाल रहे हैं, तो इसके अंदर एक पॉइंट अभी न्यू ऐड हुआ है, जो इस पीपीटी में नहीं है एक्चुअली। तो वो ये पॉइंट है कि आपका जो नेटवर्क होना चाहिए, सपोज मैं 1 करोड़ का प्रोजेक्ट, एक कोई प्रमोटर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ है, एंड उसमें उसको 20% कॉन्ट्रीब्यूशन डालना है, तो आपका जो नेटवर्क होना चाहिए वो 20% जितना होना चाहिए, यानी कि आपका नेटवर्क 20 लाख कम से कम आपका नेटवर्क होना चाहिए अगर आप यूनिट स्कीम के अंदर जा रहे हैं। यानी कि इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर जनरल कैटेगरी के अंदर हैं तो आपको मेगा फूड पार्क के अंदर जाना पड़ेगा, एपीसी के अंदर जाके लैंड लीज पे लेना पड़ेगा, लैंड खरीदना पड़ेगा या लीज लेना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड फूड पार्क से वहां लेना पड़ेगा। अगर आपके स्टेट में नहीं है तो इट मे बी कंसिडर बाय मिनिस्ट्री, अगर है तो नहीं होगा, अगर थोड़ा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो माइट बी मिनिस्ट्री आपको कंसीडर कर ले आपके प्रपोजल को, वो इट्स ऑन, वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो आपके कंसल्टेंट या आप प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे मिनिस्ट्री के आगे, तो वो तब कंसिडर किया जाएगा आपके प्रपोजल को। लेकिन जो नेटवर्क वाला जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नेटवर्क 20 लाख का भी नहीं है, 20% आप जो कंट्रीब्यूशन डाल रहे हो, अगर आपका नेटवर्क उतना भी नहीं है, तो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यूनिट स्कीम के अंदर आप कोई प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सेट अप सम प्रोसेसिंग यूनिट, तो आपको इतना, ये चीज आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपका नेटवर्क कम से कम 20% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन, जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आप 10 लाख कर रहे हैं तो 10 लाख का आपका नेटवर्क होना चाहिए, अगर आप 20 लाख कर रहे हैं तो 20 लाख आपका नेटवर्क होना चाहिए, इससे ज्यादा हो अच्छा है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो होगा नेटवर्क सारे प्रमोटर को मिलाते हैं, अगर सोलो प्रोपराइटर है तो सिंगल पर्सन, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो सारे प्रमोटर मिलाकर होना चाहिए, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी का नेटवर्क कितना होना चाहिए, डायरेक्टर का नेटवर्क काउंट नहीं होगा। नाउ फॉर एपीसी सेम, आपका लैंड, इसमें अगर आप कोई मिनी फूड पार्क सेटअप करना चाहते हैं और गवर्नमेंट से कंसीडर करना चाहिए, इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको आप प्लीज इसको अगर नोट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो 10 एकड़ प्लस आपके पास लैंड होना चाहिए, सेम उसका चेंज ऑफ लैंड यूज होना चाहिए, इट नीड टू बी कन्वर्ट इनटू इंडस्ट्रियल यूज। अगर एग्रीकल्चर लैंड यूज है कोई और, वो इंडस्ट्रियल यूज उसका होना चाहिए।
नेटवर्थ सेम आपका 1.5 टाइम्स होना चाहिए। सेम कोल्ड चेन का पैटर्न हम इसको फॉलो करते हैं बेसिकली। नेटवर्थ जब हम काउंट कैलकुलेट करते हैं, सेम आपका सर्कल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आपके पास 5 प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए इसके अंदर। जो 5 प्रोसेसिंग यूनिट आपकी पास होनी चाहिए, या फिर आप खुद सेटअप करें, या कोई इंटरेस्टेड आपके पास कोई प्रमोटर्स हो जो 5 प्रोसेसिंग यूनिट इसमें आके आपके फूड पार्क में आके सेटअप करना चाहें। और आपका लोन बेसिकली आपकी एलिजिबिलिटी पे बेस्ड होता है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट कम से कम 25 करोड़ प्लस का होना चाहिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका, तभी आपको फंडिंग मिलती है। एंड प्लीज ये अब मैंने ये जब हम मिनी फूड पार्क सेटअप किए हैं अभी यहाँ पे, जब हम मिनी फूड पार्क सेटअप करने जाते हैं तो इसमें भी हमें ये प्रॉब्लम आता है कि प्रमोटर कहता है कि मेरे पास 2 लैंड है, बीच एक लैंड यहाँ पे है, एक लैंड वहां पे है, आप एक काम करो कि इसको कुछ करके इसको आप सेटअप करवा दो, एक पार्ट यहाँ बना दो, वो पार्ट बना दो। तो प्लीज मिनिस्ट्री उसको कंसिडर नहीं करती है। मिनिस्ट्री एक सिंगल पैच को कंसिडर करती है। मिनिस्ट्री की गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको मिनी फूड पार्क सेटअप करना है, एपीसी सेटअप करना है, तो आपके पास 5 प्रमोटर होने जरूरी हैं, इंटरेस्टेड प्रमोटर्स होने जरूरी हैं, या आप खुद उसको सेटअप करें। हम आपको छूट देते हैं कि आप सेटअप करें, प्लस इसमें एपीसी के लिए 10 करोड़ सब्सिडी लें, और मिनी जो आप उसमें यूनिट सेटअप करेंगे उसके लिए अलग से 5-5 करोड़ की अलग से सब्सिडी लें, यानी टोटल 35 करोड़ की सब्सिडी आप क्लेम करें। मिनिस्ट्री को प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन सिंगल पैच होना चाहिए। यू नीड टू फॉलो होल गाइडलाइंस। हम गाइडलाइंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक गाइडलाइंस आर पैरामीटर्स जिसके अंदर हमें फुलफिल होना पड़ता है, हमें एलिजिबल होना पड़ता है, तब जाके हम सब्सिडी के लिए कंसिडर करते हैं, हम सब्सिडी की क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं। इसमें भी सेम नेटवर्थ वाला पॉइंट है, आपका नेटवर्थ 1.5 टाइम्स होना चाहिए। एज कोल्ड चेन का पैटर्न इसमें यूज होता है सेम। नाउ बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ये स्कीम मुझे सबसे अच्छी स्कीम यही लगती है, जो मैं एक कहता हूँ, मैं सबको प्रेफर करता हूँ। अगर कोई पेरिशेबल आइटम कोई सेटअप करना चाहता है या फूड प्रोसेसिंग में आना चाहता है, तो इससे बेस्ट स्कीम किसी के लिए है ही नहीं। ये स्कीम आपके लिए है इफ यू वांट टू ओपन योर रिटेल चेन, जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया था ऑलरेडी। इसमें मैं आपको सिर्फ 2-4 इसमें मिनी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो क्लियर होना चाहिए। इसमें आपका एक तो लैंड आपका क्लियर हो, सीएलयू क्लियर हो, आपकी एलिजिबिलिटी लोन की हो। अदरवाइज इसमें नेटवर्क का कोई रूल नहीं है, एनीवन कम एनीवन कैन अप्लाई, बट क्रॉप जो है वो पेरिशेबल होना चाहिए, वेरी सिंपल। बाकी ऑपरेशन ग्रीन्स में अभी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो अभी इसमें कुछ प्रोडिक्ट करना या कुछ आपको मैं बोलना वो ठीक नहीं रहेगा। बिकॉज क्या है कि इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, और माइट बी पॉसिबल इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ जाएं। जैसे कि मुझे जितना पता है, मुझे अभी जो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है कि अब आप इसके अंदर एक खुद का प्रोसेसिंग यूनिट भी सेटअप कर सकते हैं, जो पहले नहीं था। आप एक खुद का प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं, एंड उस पर गवर्नमेंट आपको 50% सब्सिडी देगी। दिस स्कीम इज फॉर लिमिटेड क्रॉप्स, बेसिकली एलिजिबल क्रॉप्स इसके अंदर हैं, फ्रूट्स एंड क्रॉप्स हैं। ये स्कीम सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा, और कुछ क्रॉप्स और इसके अंदर ऐड होने वाले हैं। टाइम टू टाइम आप लोग मेरे साथ टच में रहेंगे, तो आई विल लेट यू नो ऑल द थिंग्स। एंड थैंक्स फॉर द ऑल पीपीटी इज कंप्लीट। एंड प्लीज अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डिस्कशंस हैं, कोई आप यू वांट टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाहें, प्लीज आप मैसेज में अपना नाम और कंपनी का नाम लिख के, या अपना नाम लिख के आप करें, और मैं आपको एक एक को प्लीज नाम दूंगा, बोलूंगा, एंड प्लीज उस टाइम आप सब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक एक करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट्स। और कुछ आपको ब्रीफ चाहिए, या कुछ आपको कोई पॉइंट्स आपको समझ नहीं आया, कोई यू वांट टू आस्क समथिंग, तो आप मुझे प्लीज बताइए। I have one question. प्लीज अपना नाम सबका। Yes. ये सारा जो प्रोजेक्ट्स ये जो बनाने के लिए कैन वी हायर कंसल्टेंट्स दैट वुड बी that could guide us डेफिनेटली सर, like आप कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं। बेसिकली मैं भी कंसल्टेंट हूँ, तभी मैं ले रहा हूँ।
कंसल्टेंट आप हायर कर सकते हैं। एंड आपका कंसल्टेंट बेसिकली आप बेसिकली सारा जो जो भी पीएफएमई है, आप वैसे आपका बेसिकली बैकग्राउंड थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, आपका क्या बैकग्राउंड क्या है बेसिकली, मतलब हम आप लोग ऑलरेडी। ये माइक्रो फूड, ओके हम लोग ऑलरेडी ऑपरेशनल में है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डील करते हैं। ओके हमारा सिक्किम से सिलगुड़ी कलकत्ता तक कोल्ड चेन का सप्लाई चेन है। ओके और कलकत्ता मार्केट, सिलगुड़ी और गैंगटॉक सिक्किम में हम रिटेल सेल्स भी करते हैं, ओके स्पेसिफिकली डीलिंग विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्रेट ग्रेट, ठीक तो है। हमारे पास लैंड भी है। हम लोग कुछ एसेट्स लीज में लिए हुए हैं। ओके some cold storages we are already operationalizing them, ओके and cold storages in Gangtok हमारा जो सप्लाई चेन कलकत्ता में, सिलगुड़ी में, सिक्किम में हम लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया है। और इसको थोड़ा फॉर्मलाइज करके एक प्रॉपर प्रपोजल में लाके ट्रेनिंग, ब्रांडिंग, जो बहुत सारे जो आप बोल रहे थे उसको उसके अंदर में इसको डाल के प्रॉपर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जहाँ पे हम फार्मर्स ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ भी प्रोडक्शन से लेके रिटेल कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो अभी हम लोग वी आर वर्किंग विद फार्मर्स हु आर प्रोड्यूसिंग, एंड वी आर डायरेक्टली ब्रिंगिंग फ्रॉम द फार्मर्स, एडिंग वैल्यू, ब्रांडिंग, यू नो, वो करके रिटेल मार्केट तक हम लोग सेल कर रहे हैं अभी। ओके ग्रेट। So within the ambit of this project, we see a lot of opportunities. Definitely. And we would like to see some, get some guidance in getting this formalized. Definitely, definitely. Mr. Basu, could you add anything? Hello. 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 Yeah, please. Yeah. Yes. मैं actually Subhashish Basu बोल रहा हूँ. I am from the same company Mevadir, which is functioning from Sikkim exactly. Great. और we are dealing with basically organic fruits and vegetables. Organic food and Sikkim is, yes. So we are supplying organic fruits and vegetables to outlets in Kolkata, Gangtok, and Siliguri. Great. So right now we have got integrated packing house in Malli in Sikkim actually, and we are processing the vegetables and fruits procured from different farms and selling through the outlets. So we just want to actually formalize, as Mr. Enzino said, the entire setup actually in a proper manner, and would seek guidelines so that we can associate ourselves with farmers and self-help groups to bring about actually a movement in the positive direction further. So that's our actually target right now. So in that sequence, we would seek your guidance. Definitely. Basically जैसे कि आपने देखा इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपने थोड़ा बहुत ब्रीफ किया फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो अभी ऑपरेशन ग्रीन में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं आई थिंक, क्योंकि आपने ऑलरेडी जैसे रेंटल आपने कोल्ड स्टोरेजेस ले रखे हैं, राइट? तो उसके लिए आपको रेंटल मिल जाएगा आपको उसके अंदर, एंड आप अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी कर सकते हैं और वी कैन गो फॉर कोल्ड चेन। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी देखनी पड़ेंगी, एंड हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मेरे मेल आईडी है आपके पास, हम उसमें करते हैं सारा कन्वर्सेशन करते हैं डेफिनेटली। जी, हम लोग पूरा टोटलिटी में we will discuss on that. On those lines we can send you a mail with regard to our queries, ना? Definitely. मैं आपको मेल आईडी प्लीज गो टू द चैट्स। जी। आपको मेल आईडी अपनी फॉरवर्ड कर देता हूँ, एंड प्लीज गो, आपको जो भी क्वेरीज है, आप किसी को भी कोई क्वेरी है ऐसा, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई। ठीक है जी। एनी अदर और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं कोई रिगार्डिंग सब्सिडी स्कीम्स एंड अमाउंट्स? Just now we are using various modes of transport: overland,
रेलवे, एयरवे भी हम यूज कर रहे हैं। सर तो आपका हम देख name- रहे थे कि इसका भी ट्रांसपोर्ट चार्ज का ये असिस्टेंस मिलता है ना? हाँ उसका मिलता है, यदि वो मिलता है, पूरा मिलता है, असिस्टेंस मिलता है, अंडर ऑपरेशन ग्रीन मिलता है, एंड अभी मिल भी रहा है। अगर आपका फूड है, जैसे आपने ऑर्गेनिक फूड एंड वेजिटेबल्स बोला है ना, तो आपको आप यू आर एलिजिबल फॉर दैट, बिकॉज अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ जो फंडिंग जो कर रही है, जो उनका मेन फोकस है वो पेरिशेबल आइटम पे है, जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया था। एंड आपका तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट फूड एंड वेजिटेबल, तो उनका तो मेन फोकस ही उस पर है। एंड वो एयरवेज का भी दे रहा है आपको, रेलवेज का भी दे रहा है। मैं आपको पूरा एक प्रोवाइड करा दूंगा, मैंने आप मुझे मेल कर दीजिएगा, एंड वी विल हम इस पे कंटिन्यू करते हैं, इस पे बैठ के बात करते हैं इस पे कि कैसे इस पे आगे बढ़ा जाए। तो आपका ईमेल आईडी वेयर कैन वी गेट दैट? हियर nitish.mop@gmail.com, मैंने चैट पे डाला हुआ है, आप देख लीजिए प्लीज। और ओके, सेकंड ये जो प्रोजेक्ट्स जो आप यहाँ पे शेयर किया है, इसका टाइमलाइन, लाइक देयर इज टाइम फॉर अस टू अप्लाई? सर एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फूड के छोटे छोटे विंडोज होते हैं, आपको ये चीज समझना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि 45 डेज और 50 डेज के लिए विंडोज ओपन होते हैं, एंड हमें करना क्या होता है, हमें फाइल सपोज करिए जैसे कि अभी क्रिएशन एक्सपेंशन अभी आने वाला यूनिट स्कीम, जो हमने फूड जो अभी हम बात कर रहे थे यूनिट स्कीम के बारे में, जो हमने ब्रीफ किया, वो अभी ओपन होने वाला है, और माइट बी पॉसिबल विद इन अ वीक और विद इन अ 2 वीक वो ओपन हो जाएगा। फंड्स आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, एंड वो ओपन हो जाएगा। तो हमें फाइल उससे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे ही ओपन होता है हम उसमें फाइल पुटअप करते हैं, एंड वी विल टेक सेक्शन। एंड आपका जो ऑपरेशन ग्रीन है वो ऑलरेडी ओपन है, जो आप ट्रांसपोर्टेशन वाला कह रहे थे वो ऑलरेडी ओपन है, उसमें आप जाके आप ट्रांसपोर्टेशन अभी भी ले सकते हैं। ओके, Yeah. maybe I joined slightly little bit few minutes late. चैट में आपका ईमेल नहीं है, शायद दूसरे के पास होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आपको मैंने इनविटेशन बाय मेल भेजा था, कैसे भेजा था आपको? बाय मेल भेजा था। हाँ तो वो वही सेम आईडी पे आप मुझे आप मेल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम ओके नहीं। ओके ओके। थैंक यू। एनीवन, आप कोई किसी को और कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है, प्लीज यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। एक बात तो जैसे आप बोल रहे थे कि आपका जैसे हम लोग का सर प्लीज अपना नाम बता के बिग ना। बाजार या 24 प्लस, सॉरी सॉरी बिग बाजार 24 प्लस या तापस मंडल, तापस अपना नाम बताओ। तापस मंडल फ्रॉम नेवियर। ओके, तो आप बोल रहे थे कि हम लोग को बिग बाजार या 24 जहाँ पर हम लोग टाई अप हो, तो वहाँ पर हम लोग अगर उसका डीसी से अगर वहाँ पर सप्लाई करते हैं तो उसका फुल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 100% प्लस बीच में हम लोग का कोई वायर हाउस हो तो उसका भी एस्टेब्लिश 100% मिलता है। तो इसको हम लोग कैसे क्लेम करें? क्योंकि हम लोग सिक्किम से हम लोग जो आप पे उन लोग का आउटलेट में हम लोग सामान ट्रांसपोर्ट होता है, डिलीवरी करते हैं। तो हम लोग किस प्रोसेस से उसका हम लोग जो जाता है ना, आपका वन प्रोसेस नहीं, कभी हम रेफर बैंक, कभी हम लोग बस प्लस ट्रेन इस तरह से करते हैं। तो कौन सा प्रोसेस से हम लोग अगर इसको डॉक्यूमेंटेशन करें तो हम लोग को फुल 100% सब्सिडी मिलेगा? और आप और एक बात बोल रहे थे, जैसे आपको हम लोग को कोई वायर हाउस बनाना पड़े, जैसे कोलकाता में जहाँ पर हम लोग वायर हाउस थ्रू वहाँ पर सप्लाई करते हैं, ओके तो उसमें भी हम लोग आप उसमें बोले थे आप 100% सब्सिडी है, तो किस टाइप से हम लोग इसको क्लेम कर सकते हैं? स्कीम्स डिपेंड करती हैं बेसिकली। देखिए जो पीएफएमई है, पीएफएमई इज डिफरेंट स्कीम। पीएफएमई इज क्रेडिट बैकिंग सब्सिडी, बेसिकली क्रेडिट लिंक सब्सिडी है। 100% मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा आपको 100% फ्रॉम एमओपीआई, वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट वो बैक एंड सब्सिडी है, यानी कि आप पहले लगा दीजिए, वो बाद में आएगा आपके पास। ओके, एंड जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, जो मैंने आपको फर्स्ट कोल्ड चेन ब्रीफ किया, यूनिट स्कीम ब्रीफ किया, ऑपरेशन ग्रीन ब्रीफ किया, राइट, वो सारी अपफ्रंट सब्सिडीज है। जो पीएफएमई है वो अलग एक सब्सिडी, एक अलग ही ट्रैक है, वो माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए है, ठीक है। और जो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए बात कर रहे हैं वो है आपका ऑपरेशन ग्रीन, जिसमें 50% मिलता है आपको। ओके, और एक बात जैसे सर, जैसे हम लोग का जो प्रोसेस यूनिट है हम लोग पूरा फ्रेश रेट में यूज करते हैं,
और आप बोले थे कि आपका पिकल के लिए भी अलग से आप लोग का सब्सिडी है, जैसे हम लोग का जो पिकल वो तो सब प्रोसेसिंग के अंदर आ गया ना, प्रोसेसिंग के लिए सब में मिलेगा आपको सब्सिडी। ओके, मतलब आप किसी वैल्यू एडिशन, किसी आइटम का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, सब्सिडी आपको उस बेसिस पे मिल रहा है, राइट? तो आपको तो सब्सिडी हर चीज पे मिलेगा। अगर आप न्यू यूनिट सेटअप करते हैं तब भी मिलेगा, आप पुराना यूनिट सेटअप करते हैं तब भी मिलेगा, एक्सपेंशन करते हैं तब भी मिलेगा, आप स्टार्टअप कर रहे हैं तब भी मिलेगा। बट डिफरेंट असिस्टेंट्स होते हैं। ओके, थैंक यू। एनीवन, किसी को और कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स है, प्लीज? If anyone having doubts or questions, please let me know. चलिए फिर अगर आई थिंक किसी को कोई और कोई क्वेश्चंस नहीं पूछना है तो आई थिंक थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीवन। And if you have any, actually Nitish, yes hello. sir, please sir, please. Yeah, Rakshit here from SRM. Actually, I want to ask that this unit scheme. Yeah. This scheme is valid for like how many days? Sir, valid तो मैं कैसे बताऊं आपको, मतलब I'm not understanding. मतलब 40-45 दिन आप कह रहे हैं ना, विंडो 40 दिन का 45 दिन का, तो अभी ये चल रहा है कि आने वाला है? सर ये आने वाला है, अभी इट्स नॉट ओपन येट, अच्छा, अबाउट टू कम। Okay. एंड वैलिड तो मींस ये होता है इनका एक नोटिफिकेशन, यूआई कहते हैं हम बेसिकली, एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट। एमओपी क्या यूआई निकालता है, मतलब नोटिफाई करता है बेसिकली, तो हम उसके बेसिस पे ही इसको पुट अप करते हैं फाइल्स को, एंड जो भी है इसको फंडिंग हम प्रोसेस करते हैं इसको आगे। तो अभी ये आई थिंक निकलेगा आपका विद कमिंग दिस वीक, और इस वीक में निकलना चाहिए वैसे, प्रोबेबली मंडे तक हो जाएगा, आ जाएगा वैसे, क्योंकि इसका सारा हो गया है, क्योंकि ऑडिट होना था इस पर, वो हो चुका है मिनिस्ट्री में, क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है वो हो गया है इसका। और तो ये वेबसाइट पे इंटीमेट करते हैं, अपनी वेबसाइट पे आ जाएगा, वेबसाइट पे है, वेबसाइट पे आ जाएगा। ओके, एमओपीआई की वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन है, इट्स क्लियरली मेंशन है। थैंक यू। बट इसमें आपको ना फूड पार्क में जाना पड़ेगा और एपीसी में जाना पड़ेगा, इफ यू बिलोंग टू, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर आप कहीं पे भी आप सेटअप कर सकते हैं इसको। एनीवन एल्स? अरे एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखा हिल एरिया SC ST, तो यहाँ पर कोई स्कीम है जहाँ पर ओनली ऑर्गेनिक के लिए कोई एक्स्ट्रा? सर ऑर्गेनिक तो एक क्रॉप हो गया ना, SC ST तो एक कैटेगरी हो गया बेसिकली, मतलब कि SC ST को अलग फंडिंग दिया जाता है, वो अलग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और ऑर्गेनिक का तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया बेसिकली, इससे क्रॉप बेसिकली ना, ऑर्गेनिक क्रॉप है, योर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड क्रॉप ना, तो ऑर्गेनिक पे फोकस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक के लिए अभी आएगा वो ऑपरेशन ग्रीन के अंदर ही आएगा जो आएगा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑपरेशन ग्रीन पे भी ऑर्गेनिक जो होता है ना, एक्चुअली ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जैसे नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का डिफरेंस होता है कि इसमें आपका लॉसेस बहुत ज्यादा होता है, ये इसमें हम लोग कोई भी केमिकल या कोई पेस्टिसाइड बहुत कुछ कम यूज करते हैं। वो आई नो दैट, मैं समझ गया, आप ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं, आपका जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, मैं समझ गया सारी बातें, मैं पूरा क्लियर हूँ। लेकिन मिनिस्ट्री जो भी फंडिंग कर रहा है वो मतलब कि प्रोडक्ट्स पे कुछ वो नहीं है, मतलब क्योंकि ऑर्गेनिक इज ऑल्सो ना आपका पेरिशेबल आइटम है बेसिकली, राइट? तो अभी कुछ ऐसा तो है नहीं कि ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक में कुछ फंडिंग करे, एक्स्ट्रा फंडिंग करे, ऑर्गेनिक के लिए नॉन ऑर्गेनिक के लिए एक्स्ट्रा फंडिंग करे। तो अभी एक ही स्कीम है, इसी के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं उसको, सेम ही असिस्टेंस मिलेगा आपको। वैसे ही आपका सिक्किम या वहाँ पे है ना आपका सिक्किम, आई थिंक सिक्किम में आपका
यस यस यस। हाँ, तो सिक्किम में तो आपको वैसे ही 50% असिस्टेंस मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं आपको। प्लीज गोविंद सर बताइए सर। हाँ, मेरा ना 2 क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने आपका वैसे सेमिनार पूरा नहीं अटेंड कर पाया था। कोई प्रॉब्लम सर। जो आपने एक जो फूड पार्क की बात की थी या डेजिग्नेटेड फूड पार्क की बात की है, उसमें APC जो इनके कंडीशंस है, 10 एकड़ की बात करते हैं या फिर Right. जो भी इंसेंटिव की बात करते हैं, राइट उसमें अभी साल भर के अंदर कुछ चेंजेस आया है क्या? सर, बहुत चेंजेस आए हैं मिनी फूड पार्क के लिए ना, एपीसी के लिए ना। हाँ, क्या कंडीशन चेंज हुई, थोड़ा बता देंगे एक बार? सर इसमें कंडीशंस तो एक तो वही है, अभी तो जो निकला था अभी यूआई तो अभी बंद है, इसका एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट अभी क्लोज है इसका वैसे तो। अच्छा, अभी इसको किसी को अप्रूव नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे, अभी ये आएगा अभी विद आफ्टर दिस वीक, और देखते हैं इसके बाद कुछ आएगा इसमें। एंड इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस तो एक तो इसका वही आया है आपका, पहले ये था कि सिंगल प्रमोटर आपका 5 यूनिट सेटअप नहीं कर सकता था। राइट, ये प्रॉब्लम थी। हाँ, तो आप सिंगल प्रमोटर 5 यूनिट सेटअप कर सकते हैं एंड वी कैन क्लेम 5, मतलब 5 यूनिट में आप जो भी सब्सिडी आपकी बनती है यूनिट स्कीम के अंदर, बिकॉज इसमें आपको लैंड डेवलप करने के लिए आपको 10 करोड़ दिया जाता है बेसिकली, और जो उसके अंदर आप प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करेंगे उसके लिए अलग से आप यूनिट स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको उसमें भी फंडिंग मिल सकती है। तो यानी कि आपको 35 करोड़ आप इजीली यू कैन गो फॉर इट। और मेजर चेंजेस जो यूनिट होनी चाहिए कि, राइट प्लीज बताइए सर। सॉरी बताइए, ये जो यूनिट होनी चाहिए इसमें पैकेजिंग यूनिट भी अलाउ होती है? तो कौन सी सर, सॉरी? पैकेजिंग की यूनिट? सर वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमन हो गया ना इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अ पार्ट ऑफ सीपीसी, कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर या कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ना। पैकेजिंग यूनिट जो हो गया आपका, वो तो आप नॉर्मल एक सॉर्टिंग, आप जब इसको रेडी करोगे, जब आप इसको डेवलप करोगे फूड पार्क को, आप एक कॉमन एरिया बनाओगे, कोर एरिया। कोर एरिया के अंदर आपका कोल्ड स्टोरेज आ गया, वेयर हाउस आ गया, पैकेजिंग यूनिट आ गई आपकी, या कॉमन पैकेजिंग यूनिट आपने बना दिया, या सॉर्टिंग ग्रेडिंग लाइन लगाए आपने, आप एसटीपी, वाटर ट्रीटमेंट, बॉयलर ये सब सेटअप करोगे आप इसके अंदर। तो इट्स अ कोर एरिया, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमन कोर एरिया, इट्स पार्ट ऑफ कॉमन कॉमन में आएगा, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो 5 यूनिट का कंडीशन है उसमें ये नहीं आएगा आपका? नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। आप यू कैन सेटअप आप कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो मिनिमल, देखिए वो अगर आप सिर्फ पैकेजिंग का करेंगे तो मिनिमल प्रोसेसिंग हो जाएगा, हम उसे मिनिमल प्रोसेसिंग कहेंगे उससे, कि आप मिनिमल 5 यूनिट की बात करते हैं। जी सर। और मैंने 3 यूनिट लगाई, 2 यूनिट नहीं लगा पाया, तो क्या होगा उसमें? सर आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। आप 2 यूनिट के लिए किसी और कोई और इंटरेस्टेड अगर है, कोई प्रमोटर, अगर कोई और इंटरेस्ट प्रमोटर है तो आप उसके साथ कर सकते हैं। अच्छा। आप वो ऐसा नहीं है कि आपको 5 के 5 ही लगाना है, आप चाहो तो एक ही लगाओ, 4 कोई बाहर से आके लगा ले आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 जो बाहर से लगा रहा है वो मान लो 2 साल बाद लगा रहा है, 1 साल बाद लगा रहा है, नहीं सर, आपको तो जो 1 यूनिट जो मैं, अच्छा नहीं, वो फिर आपका एप्लीकेशन आपका सैंक्शन ही नहीं होगा, वो अप्रूवल पे ही, वो एलिजिबिलिटी भी नहीं है। वो जब हम प्रपोजल सबमिट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फूड को, तो प्रपोजल में हमारे साथ 5 आपके हम 5 एग्रीमेंट भी सबमिट करेंगे बेसिकली, एक तरीके से कि हमारे पास ये 5 इंटरेस्टेड पीपल्स हैं, हमारे पास प्रमोटर्स हैं जो हमारे इस मिनी फूड पार्क में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या 4 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 1 यूनिट में खुद लगा रहा हूँ या 2 यूनिट में खुद लगा रहा हूँ, बाकी के ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। और हाँ, ये तो सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसके बिना तो सर नहीं हो पाएगा सर, वो अलाउ ही नहीं करेंगे, परमिशन ही नहीं देंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएंगे हम लोग, नहीं बैठेंगे। तो फिर एक दूसरा क्वेश्चन था कि इस तरह से, तो जैसे मान लो 10 एकड़ वाला एक कंडीशन है, 5 यूनिट का एक कंडीशन है, और मान लो किसी को यूनिट लगानी जो 4 या 5 एकड़ में लग जाती है, तो उस केस में तो गवर्नमेंट की तरफ से फूड प्रोसेसिंग में कोई उसको इंसेंटिव मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी भी एरिया में लगाता है तो? सर अगर आप 4-5 एकड़ में लगाते हो तो नहीं मिलेगा ना आपको, नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा ना। वो देखिए वो डिपेंड करता है, अगर पेरिशेबल आइटम है आपका तो आपको पेरिशेबल तो नहीं है, पेरिशेबल तो नहीं है हमारा सर। फिर आपको ऐसा, अब जैसे कि आप अगर सपोज करो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में फूड पार्क नहीं है, और किसी एरिया, सॉरी नॉट डिस्ट्रिक्ट, किसी स्टेट में फूड पार्क नहीं है, आप वहां पे लगाते हैं तो वहां पे अलाउ है, वहां पे आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। और सपोज कि वो दूर आपका फूड पार्क आपसे बहुत दूर है, बेसिकली जो लोकेशन आपका है वहां से बहुत दूर है, और मतलब सपोज कि एक ही फूड पार्क है, वो जाके किसी एंड कहीं जगह पे है और आप लगा लेते हैं, इट मे बी कंसिडर,
इट मे बी कंसिडर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड। पर जो मेन इनका जो क्राइटेरिया है यूनिट स्कीम का, और जो मेन मोटो इनका है कि इनको मेगा फूड पार्क और जो एपीसी इनके बने हैं इनको वो फुल इनको भरना है इनको। ओके, ये सब्सिडी इसलिए दी जा रही है बेसिकली। राइट। हाँ, इनको ना वो क्योंकि वो खाली पड़े हुए हैं, आपको पता ही है मेगा फूड पार्क्स एंड मिनी फूड पार्क्स खाली हैं अभी हमारे इंडिया में। वो तो देखो खाली होने का कुछ कारण होगा, बिजनेसमैन का इंटरेस्टेड नहीं होगा, इन्होंने पास कर दिया उसको खाली, और या जो जिसने डेवलप किया वो जमीन बेच के पैसा उठाना चाहता है। राइट बिल्कुल सर। अब मैं आपको बताता हूँ, बर्गर क्लब आपने सुना होगा, अभी न्यू फ्रेंचाइजी है, अभी वो लोग बहुत एक्सपेंशन की मूड में है, मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो हम लोग गए थे यहाँ पे अपना रोहतक में एक न्यू फूड पार्क आया, आपको पता होगा, यहाँ पे रोहतक में एक नया गवर्नमेंट का फूड पार्क रोहतक में है। तो वहाँ पे जो उन्होंने हमें कोट किया रेट, वो कोट किया हमें 25,000 स्क्वायर मीटर। तो इनको भी 4-5 एकड़, क्योंकि इनके बंस बनेंगे, कैचअप बनेंगे इनके भी, अगर इनका बर्गर फ्रेंचाइजीज है, इनकी बर्गर वो ब्रांड है इनका। तो बंस भी इनका अच्छा था, इनका सारा प्रोजेक्ट अच्छा था, लेकिन वो वाइबिलिटी, इतना कॉस्टली लैंड है इनका, तो वो थोड़ा वाइबिलिटी सूटेबल नहीं मिल पाया। तो अभी देखते हैं, इनको मैं किसी और फूड पार्क में लेके जाऊंगा, देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन था, जो स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जो भी छोटी मोटी होती है अलग अलग? स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बट वो बैक एंड सब्सिडीज होती हैं, मिनिस्ट्रीज की होती हैं, अपफ्रंट सब्सिडीज होती हैं, एंड बैक एंड आपको पता है कि फंड्स हैं तो आपको मिल जाएंगे, नहीं है तो नहीं मिलेगा। नहीं है। हाँ, वो ऑब्वियस सी बात है। आप मिनिस्ट्री में ये कम से कम ये है कि आपका 20 मंथ का बॉन्ड हो गया, कि आप प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर रहे हो, आपको 20 मंथ का बॉन्ड है, आपको 20 मंथ्स के अंदर आपको फंडिंग मिल जाएगी। बाकी में स्टेट में आपको पता ही है स्टेट का हाल क्या है, एवरीवन नोस। ठीक है, थैंक यू नीतीश। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एनीवन एल्स? किसी को और कोई क्वेश्चंस है प्लीज? हाँ नीतीश जी, एक सवाल था, मैं सुभाषिश बोल रहा हूँ। प्लीज सर। ये जो ऑपरेशन ग्रीन जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी से रिलेटेड है, ये इट्स इन प्रोसेस, इट इज रनिंग, वो चल रहा है अभी? हाँ, चल रहा है। So we can avail of the subsidies ना, if required? हाँ, आप डाल सकते हैं, डेफिनेटली डाल सकते हैं। ओपन है ये 31 मार्च तक था, बट उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, एंड यू कैन गो, आप डाल सकते हैं इसके ऑपरेशन ग्रीन में, आप डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले में डाल सकते हैं। So अच्छा, it has been extended? Okay. हाँ, हो गया पक्का है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। एनीवन एल्स? कोई क्वेश्चंस प्लीज? एनीवन? कोई क्वेश्चंस है प्लीज बताइए, और डिस्कशन समथिंग, कोई पॉइंट्स आपको कुछ क्लियर ना हो तो। Thank you for attending this webinar, and hopefully मैं आपको आगे भी अगर कुछ ऐसा होता है तो I will let you know all the things. Thank you। तो हम इस सेशन को ये एंड करते हैं। Thank you very much. Thank you. Thank you sir, thank you all। Thank you very much. Thank you.